हाँ भाई ज़रा जल्दी से बताएं इस चीज़ को। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्या क्या चीज़ें थी ये। R2 स्कोर, ठीक है। मीन स्क्वायर, मीन एब्सोल्यूट, RMSE, ये तो बहुत सिंपल से थे। मुझे बस एक चीज़ बताते हैं कि R2 स्कोर कि अगर आपको R2 स्कोर की वैल्यू छोटी मिलेगी या बड़ी मिलेगी तो आप बोलेंगे मॉडल ने अच्छी तरीके से लर्न किया है। R2 स्कोर की क्या वैल्यू होनी चाहिए, क्या आप उस पर डिसीजन लेके बताएंगे कि हाँ भी मॉडल की अच्छी लर्निंग हो गई है। सही है, बिल्कुल, ठीक है। तो हाँ हाँ बिल्कुल। तो अगर R2 स्कोर आपको 1 के करीब करीब मिल रहा है, ठीक है, 1 एग्जैक्टली नहीं मिलेगा। अगर बहुत सिंपल सा डेटा सेट है तो हो सकता है 1 कभी मिल जाए, लेकिन मेजोरिटी में आपको 1 कभी भी नहीं मिलेगा अगर रियल डेटा पे काम कर रहे होंगे प्रॉपर तरीके से। तो लेकिन अगर 1 के करीब करीब है तो हम बोलेंगे हाँ भाई परफॉर्मेंस अच्छी है। लेकिन एक और बात याद रखें, कंसिडर करें कि अगर आपका मॉडल ट्रेनिंग के दौरान, ट्रेनिंग वाला आपको याद होगा, ट्रेनिंग का एक डेटा सेट होता है, हम उसको ट्रेन करवाते हैं उस पर, और ट्रेन करने के बाद हम उसका R2 स्कोर कैलकुलेट करते हैं। तो ट्रेनिंग वाले डेटा पर अगर मुझे R2 स्कोर अच्छा मिल रहा है, लेट से ट्रेनिंग डेटा है और ट्रेनिंग डेटा पर जब मैं इसको R2 स्कोर कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे मालूम होता है कि R2 स्कोर है लेट से 0.9, ठीक है। मतलब उसने 90% तक लर्निंग कंप्लीट कर ली है, 90% तक वेरिएशन आउटपुट कॉलम के अंदर वो समझ सका है इनपुट डेटा की मदद से। अच्छी बात है बहुत। लेकिन अगर मैं उसको टेस्टिंग पे चेक करूँगा, ठीक है, टेस्टिंग पे चेक करूँगा अगर मैं, और मुझे पता चलता है कि भाई उस टाइम पे R2 मुझे दे रहा है लेट से 0.54, ठीक है। तो अब क्या बोलेंगे इसको कि मॉडल ने अच्छी तरीके से लर्न किया था या नहीं किया था डेटा को? नहीं किया। जी, क्या होगा यहाँ पे इंटरप्रिटेशन के क्यों? एग्जैक्टली तो हुआ क्या है कि ट्रेनिंग के दौरान उसने डेटा को देख लिया। हमने ट्रेनिंग वाला डेटा उसको देते हैं ना, आपको याद होगा, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन हम उसको प्रोवाइड करते हैं जब हम LR.fit चला रहे होते हैं। सही है, ये देखें एक नज़र। लीनियर रिग्रेशन, और जब ये हम ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं मॉडल की, LR.fit के अंदर हम एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन इसको प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर इसने हमारे एक्स ट्रेन को भी देख लिया, वाई ट्रेन को भी देख लिया। अब ऐसा हो सकता है कि मॉडल ने मेरे इन तमाम पॉइंट्स को, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन वाले को रट लिया हो, याद कर लिया हो, मेमोराइज कर लिया हो। तो क्या होगा, टेस्टिंग वाला डेटा जब हम उसको प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, उसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब मॉडल ने अच्छे से लर्निंग नहीं करी, और इस सिनेरियो को हम बोलते हैं ओवरफिटिंग, कि मॉडल ने ट्रेनिंग वाले डेटा पे तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी दे दी, लेकिन जब टेस्टिंग वाले डेटा उसको मालूम करने के लिए बोल रहे हैं, प्रिडिक्शन के लिए दे रहे हैं, तो वो गलत वैल्यूज़ प्रिडिक्ट कर रहा है, ठीक है। ये आपकी ओवर फिटिंग होती है। ओवर फिटिंग ये भी आगे टॉपिक आएगा, अंडर फिटिंग, बेस्ट फिटिंग और ओवर फिटिंग, ये हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा तो ये जो हमने मैट्रिक्स पढ़ा था, इसकी वैल्यूज निकालने के लिए कोई फंक्शन भी है हमारे पास, या ये हमको खुद ही मैनुअल करने पड़ेंगे? जी बिल्कुल, इसके फंक्शंस मौजूद हैं प्रॉपर तरीके से। हमने तो इसको मतलब फॉर्मूले की मदद से समझा था, 1 - SSR/SSM, और ये तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है। अगर आप इसकी थोड़ी और डिटेल में जाके देखेंगे ना, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के बाद आपके पास वैल्यूज़ निकल कर आती हैं, ठीक है। तो आपके अगर मैनुअली करने बैठेंगे बहुत लंबी कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही होती है, पेज पे जा सकती है ये, ठीक। लेकिन हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल इसकी फंक्शंस मौजूद हैं, R2 स्कोर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर, सबके लिए कि हम उसके अंदर बस वैल्यूज़ पास करेंगे, वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्ट की, और हम वहाँ से सही तरीके से मतलब R2 स्कोर जो या जो भी हमने एरर कैलकुलेट करना हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, आज का टॉपिक है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, और इसके बाद हम पढ़ेंगे स्केलिंग, ठीक है। स्केलिंग पढ़ेंगे कि स्केलिंग क्या होती है मशीन लर्निंग के अंदर। तो फिलहाल हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो अभी मैं फ़िलहाल एक डेटा सेट पे काम कर रहा हूँ, बहुत सिंपल सा है अगेन, ये इसका नाम है वेट हाइट CSV। और ज़रा डेटा को देख लें एक नज़र। इसके अंदर एक तो जेंडर का कॉलम मौजूद है, एक हाइट का कॉलम है और वेट का। अब मैं क्या करूँगा, मैं जेंडर और हाइट के बिहाफ पे, मतलब ये इन दो कॉलम्स को इनपुट के तौर पे रखूँगा, और वेट वाले को मैं क्या करूँगा,
मैं अपना आउटपुट कॉलम मानूंगा, ठीक है। और मैं ये देखूंगा कि हाइट बढ़ने से और जेंडर के चेंज होने से मेरे वेट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कि वेट जो है उस पर्सन का बढ़ता है, कम होता है, कांस्टेंट रहता है। तो हम ये प्रेडिक्शन का मशीन लर्निंग मॉडल बनाना चाह रहे हैं। इस प्रेडिक्शन को करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल को हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ज़रा इसको हम कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले एक इनपुट रखा था पूरे। सॉरी जी बिल्कुल। वो जो हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ी थी ना, उसमें क्या होता था, इनपुट में हम एक ही कॉलम लिया करते थे, सही है। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या है कि आपके पास मोर देन वन इनपुट कॉलम होंगे। अब भले वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे आगे जाके जिस तरह से हम मतलब टॉपिक्स आगे कवर करते जाएंगे तो हमारा डेटा इनपुट वाला और बढ़ता चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा, सही है। अच्छा, लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो मैंने क्या करना है, इस CSV फाइल को रीड करना है। तो आपको मालूम है कौन सी लाइब्रेरी यहाँ पे यूज़ होगी, पांडास होगी, बिल्कुल। इंपोर्ट पांडास SPD और नमपाई की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है, लेकिन इंपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये हमने कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली, उसके बाद हम लिखेंगे sklearn की लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेते हैं। अब sklearn के अंदर अभी हमने फ़िलहाल क्या क्या देखना है। sklearn की मुझे एक तो चाहिए फंक्शनैलिटी, मॉडल सिलेक्शन, इंपोर्ट, रेंट टेस्ट स्प्लिट, क्योंकि मैंने डेटा को स्प्लिट करना होगा, और एक लीनियर रिग्रेशन भी मैंने चूँकि अप्लाई करनी है। तो मैं यहाँ से लीनियर मॉडल करके लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट कर लेता हूँ, और साथ ही साथ हम जो हमारे इवेल्युएशन मैट्रिक्स हैं उनको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, सही है। तो फ्रॉम sklearn डॉट यहाँ पे लिखना होगा मैट्रिक्स, सही है। वैसे इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप डायरेक्ट भी लिखेंगे ना, गूगल पे आके सर्च करके भी लिख सकते हैं डायरेक्ट कि हाउ टू इंपोर्ट ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट, हाउ टू इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन, आपको कमांड मिलेगी, डायरेक्ट उठा के पेस्ट कर दें, सही है। तो ये चीज़ याद रखने की नहीं है। अच्छा, मैट्रिक्स और इंपोर्ट हमें क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए मीन एब्सोल्यूट एरर, सही है, एक चाहिए मीन स्क्वायर्ड एरर और रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। अच्छा, ये रूट मीन स्क्वायर्ड एरर है ना, ये हमारे पास गूगल कोलैब पे मौजूद है। अगर आप अपने VS कोड पे काम कर रहे होंगे तो आपको रूट मीन स्क्वायर्ड एरर वहाँ नहीं मिलेगा, आपको खुद मैनुअली स्क्वायर रूट करके निकालना पड़ेगा, सही है, समझ रहे। कोलैब पे है, अगर VS कोड पे करेंगे ना अपने पास, आप अपने PC के अंदर, या जैसे अभी मैं इसमें VS कोड पे जाकर अगर मैं कोड रन करूँगा तो मुझे रूट मीन स्क्वायर्ड एरर पे एरर दे देगा कि ये वाला फंक्शन मौजूद नहीं है, वाली फंक्शनैलिटी मौजूद नहीं है, सही है। तो मे बी कि शायद ये जो गूगल कोलैब का हम पाइथन वर्जन यूज़ कर रहे हैं थोड़ा सा अपडेटेड वाला हो, जिसके अंदर इस वाले फॉर्मूले को भी इंक्लूड कर लिया और पुराने वाले वर्जन में इंक्लूड ना हो, सही है। खैर, और चौथा था RT स्कोर, तो यहाँ पे RT स्कोर भी ले लेते हैं। ये सारी हमने फ़िलहाल के लिए जिनके साथ काम करना हो सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रीड करेंगे CSV को। अच्छा, क्या लिखेंगे, PT डॉट रीड CSV और उसका नाम दे देंगे, और लेट से इसको मैं WH में सेव कर देता हूँ, वेट हाइट के नाम से इसको मैंने सेव कर दिया, सही है। डेटा ज़रा एक मरतबा देख लेते हैं, WH डॉट इन्फो करूँगा तो डेटा की डिटेल मालूम हो जाएगी, सही है। जेंडर का कॉलम है, हाइट और वेट है, 10,000 के करीब इसमें रोज़ हैं टोटल, सही है, और सारी रोज़ कंप्लीट हैं। हाइट और वेट अपने करेक्ट डेटा टाइप के अंदर मौजूद हैं, और जेंडर डेफिनेटली ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि वो स्ट्रिंग उसके अंदर मौजूद है, मेल और फीमेल मौजूद है, सही है। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, हम सबसे पहले तो ये बात याद रखिएगा, जब भी मशीन लर्निंग पे काम कर रहे होते हैं तो हमें हमेशा न्यूमेरिकल डेटा देना होता है, सही है। न्यूमेरिक डेटा हमें प्रोवाइड करना होता है मशीन को मॉडल ट्रेन करते वक्त, सही है। तो अगर आप लोग देखें, अगर मैं यहाँ पे इसका हेड निकालूं तो आपको मालूम होगा यहाँ पे कुछ टेक्स्ट रिलेटेड वैल्यूज़ मौजूद हैं, जैसे मेल होगा, यहाँ पे फीमेल होगा, सही है।
तो जेंडर के अंदर हमें टेक्स्ट देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, सही। अच्छा, न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है मशीन लर्निंग के अंदर, इनकोडिंग, सही है। टेक्सचुअल डेटा को न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है इनकोडिंग, वो इसके बाद का टॉपिक है हमारा। आज हमने स्केलिंग पढ़नी है, उसके बाद हम इनकोडिंग पर जाएंगे, तो शायद नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, इनकोडिंग के बजाय हम खुद से इसको मैनुअली इनकोड कर देते हैं, सही है। इनकोडिंग बेसिकली हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज़ की मदद से होती है, तो अभी हम उसको यूज़ नहीं कर रहे। फिलहाल क्या कर रहे हैं, खुद से ही हम इसको इनकोड कर देंगे। मतलब इनकोड करने का ये कि हम इन वैल्यूज़ के अगेंस्ट कोई नंबर असाइन कर देंगे, सही है। तो अच्छा, मैं अगर WH लिखूं और WH के आगे मैं जाके जेंडर लिखूं, सही है, तो आपको मालूम है यहाँ से जेंडर वाले कॉलम की वैल्यूज़ आ जाएंगी, सही है। अच्छा, अब अगर आप चाहें तो इस पर 2-3 टेक्निक्स हमने पढ़ी हुई हैं, लाइक आप इस पर लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन अप्लाई कर लें, या फंक्शन अप्लाई कर दें, या रिप्लेस की एक टेक्निक होती है, उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो कॉलम में मौजूद वैल्यूज़ हैं उनको हम रिप्लेस करवा सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल रिप्लेस का हम यूज़ कर लेते हैं। फिलहाल मैंने लिखा रिप्लेस, डॉट करके रिप्लेस लिखा, और फिर मैं डिक्शनरी बना के पास कर दूंगा। मैंने कहा लेट से फीमेल को, अच्छा फीमेल के लिए F कैपिटल होगा, सही है, स्पेलिंग के हिसाब से, और फीमेल को लेट से हमने नंबर दे दिया 0 का, और मेल को दे दिया नंबर 1, सही है। तो क्या हुआ, इसने मैनुअली हमें यहाँ पे इनकोड करके दे दिया है, सही है। तो जो डेटा था उसको हमने 0 और 1 की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। मॉडल ट्रेन नहीं कर सकते, जो नंबर्स के साथ ऑब्जेक्ट को भी करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट की तरह कोई ऑब्जेक्ट, मतलब आप बोले टेक्स्ट डेटा देते हैं, नहीं टेक्स्ट डेटा नहीं देते हैं। हम हमेशा क्या करते हैं, मॉडल को न्यूमेरिकल डेटा ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सही है। लाजमी है कि हम उसको न्यूमेरिकल डेटा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। NLP के अंदर टॉपिक होता है, नाम दिमाग से निकल गया, खैर उसमें क्या होता है कि हम हर, जैसे ABCD है ना, हम हर लेटर को एक नंबर असाइन कर देते हैं, और फिर मेरे पास लेट से कोई एक वर्ड आ रहा है सेंटेंस है, मतलब एक वर्ड है सेंटेंस, तो हम क्या करेंगे, एस के अकॉर्डिंग जो नंबर बन रहा होगा ना वो लिख देंगे। इस तरीके से जितने भी आगे हमारे पास लेटर्स हैं उसके नंबर्स हम कंबाइन करके उसका एक सेक्शन, मतलब एक नंबर बना देंगे कि ये पूरा एक नंबर है, सही है। इस तरीके से एक NLP के अंदर कॉन्सेप्ट होता है, नाम मेरे दिमाग से निकल गया, खैर आएगा तो उसको देखेंगे। इसको क्या करते हैं, परमानेंट चेंज करवा देते हैं इसको, सही है। मैंने उसी कॉलम में असाइन कर दिया। दोबारा से हम इसकी तरह हेड चेक कर लेते हैं, तो WH डॉट हेड करूँगा मैं। यहाँ पे अब क्या हो चुका है, 1 और 0 यहाँ पे मौजूद मुझे मिल गया होगा, ठीक है। फिर भी एक मरतबा देख लेते हैं, अगर मैं जाऊँ, जी दो कैटेगरीज हैं, मेल और फीमेल, तो हमने जो है ना 1 और 0 असाइन कर दिया, सही है, तो फिर उसी हिसाब से नंबर्स लगते हैं जी। 0 1। तो ये इसका असल कॉन्सेप्ट ना देखें, अभी तो हम काम कर रहे हैं, मतलब ये मैनुअली काम कर रहे हैं, हालांकि ये चीज़ सही नहीं है, मैनुअली इस तरीके से इनकोडिंग नहीं करते। लाजमी हम या तो लेबल इनकोडिंग यूज़ करते हैं, या तो ऑर्डिनल इनकोडिंग यूज़ करते हैं, या तीसरी होती है 1 हॉट इनकोडिंग। इन 3 इनकोडिंग्स का हम यूजुअली यूज़ करते हैं। तो और हमें करना ही वही होता है, ये तो एक मैनुअली कर दिया। अगर ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी ना हमारे पास, तो फिर हम अभी जो मैंने इनकोडिंग की है ना, ये एक तरीके से 1 हॉट इनकोडिंग है। 1 हॉट इनकोडिंग में क्या होता है, 0 और 1 होता है, मैं दिखा देता हूँ। लेट से मेल है और फीमेल है, तो मेल को अगर हम 1 बोल रहे हैं तो फीमेल ऑटोमेटिकली क्या होगी उस टाइम पे, 0 होगी। और अगर मेल, मुझे फीमेल में क्या देखने को मिल रहा है, 1 देखने को मिल रहा है। 1 हॉट इनकोडिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, अभी हम अपने वाली हिसाब से नहीं देख रहे। अगर मेरे पास मेल की जगह 0 दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, फीमेल का वो बिट 1 हो जाएगा, सही है। तो 1 हॉट इनकोडिंग इस तरीके से काम करती है कि आपके पास कॉलम में जितनी भी वैल्यूज़ होती है ना, उनको 1 और 0 की फॉर्म में रख दी होती है। अब लेट से अगर आपको याद हो, हमने आइरिस डेटा सेट पे काम किया था, उसमें 3 फ्लावर्स होते थे, सेटोसा, वर्जिनिका और वर्सिकलर। तो लेट्स मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, सेटोसा, वर्सिकलर और वर्जिनिका, ये 3 आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेगा, लेट से उसको पहली वाली रो के अंदर पता चलता है कि हमने जैसे इनकोडिंग करी है, ठीक है, इनकोडिंग करी है, तो अब क्या होगा, पहली वाली रो में पता चलेगा कि सेटोसा वाला फ्लावर मौजूद है, फ्लावर की टाइप के अंदर। तो क्या करेगा, इसको 1 कर देगा, वो इसको 1 बोल देगा, लेकिन बाकी वो क्या बोल देगा, वो 0 बोल देगा, सही है। अब जहाँ पर कहीं उसको लेट से
सेकंड रो के अंदर पता चला कि वर्जिनिका वाला फ्लावर मौजूद है, तो क्या करेगा, इन दो को बाकियों को 0 बोल देगा और इसको क्या बोल देगा, 1 बोल देगा। सही समझ रहे हैं बात को। सिमिलरली अगर उसको वर्सी कलर मिल जाता है तो फिर यहाँ पे 1 कर देगा, बाकी जगहों पे क्या कर देगा, वो 0 कर देगा। तो इस तरीके से क्या होती है हमारी इनकोडिंग चल रही होती है, 1 हॉट इनकोडिंग होती है। और जब भी आप बात कर रहे थे ना कि अगर 1-2 से ज़्यादा वैल्यूज़ होती, लेट से अगर मैं यहीं पर नॉर्मल इनकोडिंग अप्लाई करना चाहूँ तो फिर वो किस तरह से होगी, हम इसको फिर इस तरह से बोलेंगे कि भाई जहाँ पर सेटोसा मिले उसको क्या बोल दो, 0 बोल दो, जहाँ पे वर्सी कलर मिले उसको क्या बोल दो, 1 बोल दो, और जहाँ पे वर्जिनिका मिले उसको 2 बोल दो। तो आपका एक ही कॉलम बन जाएगा, एक ही कॉलम फ्लावर का बन जाएगा, उसमें आपको ये 0, 1, 2 इसी कॉलम के अंदर वैल्यूज़ देखने को मिल रही होंगी। सही है। अभी क्या हो रहा है, अगर आप गौर करें, ये जो मैंने इस तरीके से लिखा है ना, बेसिकली ये 3 अलग अलग कॉलम्स बना देगा आपके। जब 1 हॉट इनकोडिंग अप्लाई करेंगे 3 अलग अलग कॉलम्स बना देगा वो। लेकिन अभी जो हम जिस तरह की इनकोडिंग कर रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं, एक तरह से सॉर्ट ऑफ लेबल इनकोडिंग है, तो इसमें सारी की सारी वैल्यूज़ को उठा के एक ही कॉलम में शो करवा देगा। ठीक है। तो अगर ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी तो फिर हमें 3, 4 इस तरह से जाना पड़ेगा। सही। अच्छा, WH और जेंडर डॉट यूनिक। सही है। तो क्या हो चुका है, हमारे पास यूनिक आइटम्स 1 और 0 ही देखने को मिल रहे, मतलब प्रॉपर तरीके से हर जेंडर को नंबर असाइन हो गया है। सही है। अब क्या करना होता है नेक्स्ट में हमें, मेरा डेटा क्या हो चुका है, यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक्स और वाई में सेपरेट कर लेंगे, बिल्कुल ऐसी है। तो और उसके लिए आपको मालूम है क्या करेंगे, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, और यहाँ पे इसको लिखेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को, एक्स और वाई दे देंगे इसको, टेस्ट साइज़ बता देंगे इसको। अब जैसे थोड़ा सा बड़ा डेटा तो मैं इसको लेट से 0.33 रख देता हूँ। ठीक है कि 33% क्या करो इस पूरे डेटा से मेरे टेस्टिंग पर्पज़ के लिए सेपरेट कर लो। सही है। और रैंडम स्टेट मर्जी है, देना है तो दे दें, अगर आपने इसी डेटा को बाद में दोबारा यूज़ करना है तो रैंडम स्टेट का यूज़ कर लें, अदरवाइज़ ना भी यूज़ करें, मसला नहीं है। एक्स और वाई में हम शुरू कर रहे हैं, हमारे पास तो 2 उसके अंदर 3 कॉलम्स हैं। अच्छा हाँ, सॉरी, वो स्टेप तो हम करना ही भूल गए। थैंक यू। एक्स और वाई में सेपरेट करना है ना, वो इस तरीके से होगा ना। देखें मैं क्या करूँगा, एक्स इक्वल्स टू WH। अच्छा मैं एक चीज़ पहले दिखाता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ WH और WH डॉट ड्रॉप करके मैं यहाँ लिख दूँ वेट, ठीक है, और अगर मैं x इज इक्वल्स टू 1 कर दूँ तो क्या होगा, मेरे पास ये 2 कॉलम्स आ जाएंगे जेंडर और हाइट वाले। सही। तो क्या होगा, बजाय इसके कि मैं बारी बारी बैठ के कॉलम्स निकालूं, देखें अगर मुझे इन दोनों कॉलम्स को निकालना होता है जेंडर और हाइट का, तो आपको मालूम है यहाँ पे एक फैंसी इंडेक्सिंग होती है, मुझे इस तरह लिखना पड़ता, WH डबल ब्रैकेट आ गया मुझे यहाँ पे जेंडर और हाइट, इस तरह से मुझे लिखना पड़ता। सही है। अच्छा चलें, 2 कॉलम से मैंने इजीली लिख लिया, लेकिन अगर मेरे पास कॉलम्स बहुत ज़्यादा हुए, 10-15 के करीब मेरे सिर्फ इनपुट कॉलम्स हुए, तो क्या मैं उनकी बारी बारी वैल्यू बैठ के यहाँ पे लिखूँगा? तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि आप क्या करें, जो आपका आउटपुट कॉलम है ना उसको आप ड्रॉप करवा दें। जब आप उसको ड्रॉप करवाएंगे तो रिमेनिंग आपके जो भी कॉलम्स बच जाएंगे वो सब के सब किस में चले जाएंगे, एक्स में चले जाएंगे। इनपुट कॉलम्स हम उसको ट्रीट कर लेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसको हम एक्स में सेव कर देते हैं कि वेट को ड्रॉप करके जो भी बच जाए उसको एक्स में सेव करवा दो, और अब मैं जाके बता दूंगा वाई इक्वल्स टू करके कि WH से वेट निकाल के वाई में डलवा दो। सही है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, एक्स और वाई सेपरेट हो गए। अब ये नीचे वाला स्टेप आएगा हमारा, सही है, एक्स और वाई दे दिया और टेस्टिंग साइज को बता दिया, एग्जीक्यूट करते हैं। और अब क्या हो चुका है, ये ट्रेन और टेस्ट में जाकर स्प्लिट हो चुका है। ठीक है, सॉरी जी, मैं उसी का बता रहा था। रैंडम स्टेट में ये होता है कि अगर आपने यूज़ करना है ना, जैसे इसने अभी कोई रैंडम डेटा उठा लिया हो मेरे पास जाके, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट के अंदर, तो अगर आप चाह रहे हैं कि इसी डेटा को बाद में भी दोबारा किसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें, लेट से आप मॉडल को कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, आपने डिफरेंट रिग्रेशन मॉडल अप्लाई किए और आप देखना चाह रहे हैं कि सेम डेटा रखकर मॉडल की परफॉर्मेंस देखना चाह रहे हैं कि आपको कौन सा वाला मॉडल ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। सही है।
जैसे आप लोग कभी टेस्ट करते होंगे, लेट से आपके पास 2 लैपटॉप्स हैं, तो आप उन पर खूब लोड डाल के देखते हैं, मतलब आप अपना हैवी से हैवी काम करके देखते हैं कि कौन सा वाला लैपटॉप या कौन सी वाली मशीन आपके पास अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, सही है। लेकिन आप लोड सेम डालेंगे जब भी आपको परफॉर्मेंस का पता चल सकेगा, समझ रहे हैं बात को। तो अगर आपने कोई दूसरा मॉडल भी अप्लाई करना हो इसी सेम डेटा पर और सेम रोज़ पे अप्लाई करना हो, ताकि आप देख सकें कौन सा मॉडल आपको अच्छा रिजल्ट आके दे रहा है, तो उस टाइम पे हम रैंडम स्टेट का यूजुअली यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आपने लिखना तो लिख दें, वैसे आगे उसका कहीं यूज़ होने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी हम फिलहाल कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम फिलहाल अभी लीनियर रिग्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। खैर ये हो गया, हमने लिख दिया, आगे बढ़ते हैं। और अब क्या करेंगे भाई, लीनियर रिग्रेशन का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, एल आर इक्वल्स टू करके लीनियर रिग्रेशन और ये ब्रैकेट बना दूंगा, तो मेरे पास ये लीनियर रिग्रेशन का एक ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद क्या स्टेप होता है, मॉडल को ट्रेन करना है। क्या लिखूंगा उसके लिए, एल आर डॉट फिट, और फिट में क्या पास करूंगा मैं, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, ठीक है। मॉडल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, ये सिंपल सा डेटा था। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम प्रिडिक्शंस निकलवाएंगे। तो क्या करना होगा उसके लिए, एल आर डॉट प्रिडिक्ट, और इसमें क्या देंगे, इसको सिर्फ एक्स टेस्ट देंगे, सही है। तो अब हमें ये कुछ वैल्यूज़ यहाँ दिखा रहा है कि ये वैल्यूज़ हो सकती हैं, अभी इसको डिस्कस करते हैं क्या वैल्यूज़ हैं। इसको फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, वाई प्रिडिक्ट में डाल देता हूँ, वाई प्रिडिक्ट के अंदर मैं इसको सेव करवा देता हूँ, ठीक है। चलें, ये वाई प्रिडिक्ट की मैंने वैल्यूज़ मतलब प्रिडिक्शन निकाल के वाई प्रिडिक्ट में सेव करवा दी है, सही है। अब अगेन हमारे पास एक तो वाई टेस्ट था, सही है, और दूसरा क्या था, वाई टेस्ट यहाँ पर है, और वाई प्रिडिक्ट अभी हमने निकाला है मॉडल से प्रिडिक्शन करवा के। तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, सही है। और कंपेयर करने के लिए हमने 4 मैट्रिक्स इसके देखे थे लास्ट क्लास में, MAE, MSE, RMSE और R2 स्कोर, सही है। तो हम जस्ट फार्मूलाज का यूज़ करेंगे और वो मैट्रिक्स की वैल्यूज़ निकालेंगे। अच्छा, तो मैं क्या करूँगा, मीन एब्सोल्यूट एरर मैंने यहाँ लिखा, और मैं इसके अंदर क्या प्रोवाइड कर दूँगा, इसको वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्ट, सही है। अंदर वाली वैल्यू सेम रहेंगी आपकी, इसको हम बोल देंगे MSE, ये मीन स्क्वायर्ड एरर है, और यहाँ पर आके हम मीन स्क्वायर्ड एरर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, इसको सही कर देते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये R2 स्कोर, ठीक है। अंदर से वैल्यूज सेम जाएंगी, इसको वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्ट ही जाएगा सबके अंदर, सही है। चलें इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और अब हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमें ये वैल्यूज देखने को मिल रही है। मीन एब्सोल्यूट एरर 8 है, तो हम ये बोल सकते हैं डायरेक्ट कि मेरा यूनिट क्या होगा इसका, वेट का यूनिट, अच्छा 241 आ रहा है। पहले हमें इसकी ना वो देख लेनी चाहिए थी, एक मिस्टेक हो गई हमसे जी, ये हाँ ये किलोग्राम में नहीं होगी वैल्यू, ठीक है, ये पॉइंट्स वगैरह में होगी, तो हमें इसको पहले कन्वर्ट कर लेना चाहिए था, ठीक है। एक पॉइंट हमारा रह गया, खैर। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि 8 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है वेट के अंदर एब्सोल्यूट एरर के मुताबिक, ठीक है। और मीन स्क्वायर्ड एरर हमने देखा था कि वो बड़ा ही दिखेगा हमें, क्योंकि वो स्क्वायर्ड होकर वैल्यू मिल रही होती है, ठीक है। और जब हमने इसका RMSE निकाला, तो क्या हमें पता चल रहा है कि 10 वैल्यू देखने को मिल रही है, मतलब यह फील हो रहा है कि इस डेटा में आउटलायर मौजूद नहीं है। अगर आउटलायर होता तो देख रहे हैं ये 8 और आपका ये 10.05 क्लोज है, अगर आउटलायर होता तो आपका RMSE कहाँ होता, काफ़ी आगे की वैल्यू दिखा रहा होता, काफ़ी बड़ी वैल्यू दिखा रहा होता। नहीं समझ रहे, ये लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था ना कि अगर आउटलायर हुआ तो उसका बॉक्स कितना बड़ा बन जाएगा,
ठीक है, लेट से ये लाइन है और डेटा कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, तो अगर हम इसका स्क्वायर बनाएंगे तो आपका ये बॉक्स या नंबर आपका क्या हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। सही है, तो जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो फिर भी इसका इफेक्ट रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी दूर मौजूद है नंबर हमारे पास। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें यहाँ पे RMSE की वैल्यू रिलेटिवली क्लोज मिल रही है मीन एब्सोल्यूट एरर से, तो इसलिए हम यहाँ से ये आइडिया लगा सकते हैं कि डेटा के अंदर कोई आउटलायर मौजूद नहीं है। अभी बड़ी को मिल रही है, सेम टू नहीं मिल रही, बड़ी सी वजह से मिल रही है क्योंकि हमने हर पॉइंट को स्क्वायर करके कंसिडर किया था। आपका क्वेश्चन था ना लास्ट टाइम में, तो वो वजह यही है कि हमने हर पॉइंट को स्क्वायर करके कंसिडर किया था। ठीक है, और जब हम डिवाइड कर रहे थे, याद होगा ना, डिवाइड करते हुए क्या कर रहे थे, टोटल ऑब्जर्वेशन ले रहे थे, तो मेरे पास स्क्वायरिंग इफेक्ट कहाँ पर था, सिर्फ न्यूमरेटर के अंदर था। सही है, न्यूमरेटर में मेरा सिर्फ स्क्वायर का इफेक्ट आ रहा था। ठीक है, और जब हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लें तो स्क्वायर रूट निकालते हुए क्या होगा, सिर्फ मेरे पास क्या सिर्फ मैं न्यूमरेटर पे स्क्वायर रूट अप्लाई करूँगा या डिनोमिनेटर पे भी अप्लाई करूँगा, डिनोमिनेटर पे भी अप्लाई हो रहा होगा एक तरीके से। सही है ना, पूरी वैल्यू हम स्क्वायर रूट कर रहे होंगे ना, तो इसीलिए अल्टीमेटली हमें यहाँ पे कुछ बड़ा आंसर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर स्क्वायरिंग इफेक्ट की मदद से इसको निकाला गया है। सही है, और R2 स्कोर देखें, R2 स्कोर क्या बता रहा है, अब ये 0.90 देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो किस तरह इसको इंटरप्रेट करेंगे, मॉडल ने, हाँ मॉडल ने 90% ऑफ द आउटपुट कॉलम की वेरिएशन को समझ लिया है इनपुट कॉलम की मदद से। सही, हालांकि डेटा बहुत सिंपल सा है हमारा, मतलब सिर्फ 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसमें कुछ इस तरह के कॉम्प्लेक्स पैटर्न मौजूद ही नहीं होंगे। सही है, तो इसी वजह से इसकी लर्निंग हमें इतनी अच्छी देखने को मिल रही है। सही है, और ये किसके हिसाब से, ये टेस्टिंग के हिसाब से, ये किसके हिसाब से, टेस्टिंग के हिसाब से। ये देखें, हमने इसको वाई टेस्ट दिया और वाई प्रिडिक्ट दिया, तो हम क्या बोल रहे हैं कि टेस्टिंग वाले को कंपेयर करो प्रिडिक्शन वाले वैल्यूज़ के हिसाब से, और उसने हमें बता दिया कि ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, और अगर ट्रेनिंग के हिसाब से देखना हो तो ट्रेनिंग के हिसाब से भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें लिखना होगा LR.score, और यहाँ पे मैं उसको वही वैल्यूज़ दे दूँगा जो मैंने ट्रेनिंग के टाइम दी थी। सही है, तो ये भी कितनी बता रहा है, 0.9026 बता रहा है, और यहाँ पे 0.9029 बता रहा है। ठीक है, मतलब एक माइनर सा इफेक्ट है, माइनर सा चेंज है हमारे पास, कहाँ पर, टेस्टिंग के दौरान ज़्यादा थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है उसकी। सही है, तो इस तरीके से क्या हुआ, हमने ये एक मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन अप्लाई कर, बताएं ज़रा यहाँ तक क्लियर है। सर ये LR स्कोर में अगर आप वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्ट दें तो ये भी वही R2 के स्कोर भी लेके आए। अच्छा नहीं, ये उस तरह से काम नहीं करेगा। इसमें आपको क्या करना होगा कि जब हमने इसको LR.score बोला ना, तो ये क्या करेगा, पहले तो जाएगा और LR की मदद से ये X ट्रेंड के अगेंस्ट प्रिडिक्शन निकलवाएगा। समझ रहे हैं बात को, हमने देखें जो प्रिडिक्शन निकलवाई है ना, वो X टेस्ट के बिहाफ पे निकलवाई है, लेकिन अगर हम इसको बोलें कि X ट्रेंड के बिहाफ पे निकालो तो वो भी जब भी निकाल कर दे देगा। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे ना एक लाइन एक्स्ट्रा और कि LR.predict, और यहाँ पे आप उसको दे दें X ट्रेंड, तो अब क्या करेगा, जो इसने डेटा को समझाए, भाई देखें ना यहाँ पे अगर फिट करवा रहे होते हैं X ट्रेंड देते हैं और क्या देते हैं, Y ट्रेंड देते हैं, तो इसने जाके डेटा को यहाँ पर समझा, या उसके दरमियान जो रूल मौजूद है उसको समझ लिया है। ठीक है, तो अगर मैं उसको बोलूँगा कि अब बताओ कि X ट्रेंड के अगेंस्ट तुम क्या क्या वैल्यूज़ गेस कर रहे हो। सही है, तो अगर तो इसने वैल्यूज़ को रटा हुआ होगा, सही है, तो प्रिडिक्शन में भी क्या देगा, बिल्कुल वैसे ही वैल्यूज़ देखना स्टार्ट कर देगा जो हमें ओरिजिनल देखने को मिल रही थी। लेकिन अगर इसने वाकई में जाके पैटर्न को समझा होगा, वही फॉर्मूला जो हमने समझा था, अगर उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लेकर आना होगा डेटा को, तो क्या होगा, हमें वेरिएशन देखने को मिल रही होगी। नहीं समझ रहे मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो X ट्रेन है ना, अगर मैं इसको दोबारा से X ट्रेन दे दूँ, बोलूँ चलो इस X ट्रेन पे क्या करो, प्रिडिक्शन निकाल के दो, तो क्या होगा, अगर तो उसने मेरी हर X वाली वैल्यू के अगेंस्ट Y वाली वैल्यू को रट लिया, हर X के अगेंस्ट Y वाली वैल्यू को रट लिया, तो प्रिडिक्शन के दौरान भी हम इसको क्या दे रहे हैं, वही डेटा दे रहे हैं इनपुट के अंदर। X ट्रेन दिया ना मैंने यहाँ पे, तो क्या करेगा ये, बिल्कुल मुझे एज इट इज़ वैल्यूज़ दिखाना स्टार्ट कर देगा। प्रिडिक्शन में मुझे ये वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ देना शुरू कर देगा। इसके ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो रट ले, मेरे ख्याल में तो पॉसिबिलिटी नहीं होती कि रट ले। देखें होता है यही जो है ना, हमारा ओवर फिटिंग का कॉन्सेप्ट होता है। अभी हमारे पास इसका कोई फ़िलहाल डेटा मौजूद नहीं है, मतलब हम इसको भी ट्राई करते, लेकिन होता क्या है कि जब समटाइम आप सब मॉडल ट्रेन करवा रहे होते हैं ना, तो मॉडल की लर्निंग 2 तरह से होती है, एक तो मेमोराइजेशन होती है और एक होती है जनरलाइजेशन। एक तो डेटा क्या करेगा, जाके वो रट लेगा, ठीक है,
और डेटा अगर रट लिया तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि ट्रेनिंग के दौरान अच्छी एक्यूरेसी है, टेस्टिंग के दौरान बिल्कुल कम एक्यूरेसी आ रही है, एक बात। और दूसरा क्या होगा, सॉरी क्या बात कर रहा था मैं, दिमाग से निकल गया। हाँ, जनरलाइजेशन की। दूसरी लर्निंग क्या होती है इसकी, जनरलाइजेशन होती है, जिसका मतलब क्या होता है कि वो जाकर पैटर्न को समझेगा, रूल को समझेगा जाकर, ठीक है, मैथमेटिकल रिलेशन को समझेगा और फिर उसके बिहाफ पे हमें टेस्टिंग वाली वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट करके दे रहा होगा। तो अगर मैं उसको ट्रेनिंग वाली वैल्यूज़ भी दे दूँगा, अगर उसने रूल को समझा हुआ है, ठीक है, तो क्या करेगा फिर, मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं देगा, थोड़ी बहुत ऊपर या नीचे हो सकती हैं वो वैल्यूज़, ठीक है। तो आर स्कोर यहाँ पे क्या करता है, LR.score, अगर आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल इसी तरीके से निकल पाएँ जिस तरह हमने टेस्टिंग की प्रेडिक्शन निकलवाई है, मतलब RT स्कोर कैलकुलेट करवाया है, अगर आप चाह रहे हैं ट्रेनिंग के लिए भी ये वाला काम करें तो बिल्कुल आप फिर इसको एक स्ट्रेन दें और यहाँ से इसकी वैल्यूज़ निकाल के किसी वेरिएबल में सेव कर दें। लेट्स हम इसको बोलते हैं y प्रेडिक्ट ट्रेंड के प्रेडिक्शन निकालवाई जाइए किसकी मदद से, ट्रेनिंग की मदद से। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और इसने मेरी y प्रेडिक्ट ट्रेंड के अंदर जाके वैल्यू सेव करा दी। अब आप क्या कर सकते हैं, RT स्कोर का दोबारा यूज़ कर लें, इसको क्या क्या देंगे अब, y ट्रेंड और y प्रेडिक्ट ट्रेंड जो प्रेडिक्शन निकलवाई थी, सही है। तो अगेन क्या कर रहा है, आपको वही 90.26 ला के दे रहा है जो इसने हमें यहाँ पर ला कर दी है, सही है। तो ये थोड़ा सा ना मतलब 3-4 चीज़ें इसमें बढ़ जाते हैं इस तरह से RT स्कोर कैलकुलेट करने में ट्रेनिंग वाले डेटा सेट पे। तो क्या करते हैं, डायरेक्ट हम LR.score यूज़ करते हैं और इसको x ट्रेन y ट्रेन दे देते हैं। अब इसको समझे वर्किंग किस तरह से कर रहा होगा, ये x ट्रेन पर जाके पहले प्रिडिक्शन करेगा, ये LR क्या करेगा, इंटरनली x ट्रेन की प्रिडिक्शन निकालेगा, प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ को निकालेगा और फिर प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ को निकालने के बाद उसको कंपेयर कर रहा होगा किसके साथ, y ट्रेन के साथ, एग्जैक्टली जिस तरह यहाँ पर हमने देखा। नॉर्मल हमने जो इसको इस्तेमाल किया इस तरीके से इस्तेमाल किया है। तो क्या करेगा, यहाँ पे पहले उसको प्रिडिक्ट करवा लेगा फिर उसको हाथ के हाथ y ट्रेन के साथ कंपेयर करके हमें उसका आउटपुट बता देगा, सही है। तो खैर ये हो गया हमारा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। कोई मसला है इसमें? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं नॉर्मलाइजेशन को, स्केलिंग को देखते हैं, ठीक है। स्केलिंग हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है नॉर्मलाइजेशन जिसको हम मिन मैक्स स्केलिंग भी बोलते हैं, और एक दूसरी होती है स्टैंडर्ड स्केलिंग। सही है, पहले नॉर्मलाइजेशन समझते हैं कि स्केलिंग की क्या ज़रूरत पड़ती है और नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है। अब देखें मेरे पास डेटा कौन कौन सा था, अगर मैं WH करके इसका हेड निकालूं तो मेरे पास ये कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं डेटा की, एक में हाइट है और वेट है। जेंडर वाला तो सिर्फ 1 और 0 के दरमियान ही रह गया, मतलब 1 और 0 ही हो गया बस, इसमें और कोई वैल्यू है ही नहीं 1-0 के अलावा। लेकिन हाइट के अंदर हमें काफ़ी वेरिएशंस देखने को मिल रही होंगी और वेट में भी क्या होंगी, काफ़ी वेरिएशंस हमें देखने को मिल रही होंगी, सही। तो अब होता क्या है, हमारे जो कुछ मॉडल्स होते हैं ना वो डिस्टेंस बेस्ड लर्निंग करते हैं। डिस्टेंस बेस्ड लर्निंग का मतलब क्या है, अगर आपको याद हो कि लीनियर रिग्रेशन क्या करता है हमारे पास, लीनियर रिग्रेशन जो लाइन बनाता है, ठीक है, लाइन बनाता है। लेट्स से ये कुछ हमारे पास एक रैंडम पॉइंट, कुछ रैंडम पॉइंट्स हैं, तो लीनियर रिग्रेशन क्या करेगा, सिंपल लीनियर रिग्रेशन के हिसाब से बात कर रहे हैं, वो जाकर लाइन बनाएगा। लेट्स से उसने ये लाइन बनाई, ठीक है, ये लाइन बनाई, ये लाइन बनाई, डिफरेंट उसने लाइन्स बनाई हुई है। तो अब बेस्ट फिट लाइन सेलेक्ट करने का तरीका क्या होता है इसका, जी बेस्ट फिट लाइन इसको सेलेक्ट करने का क्या तरीका होता है इसके पास, दोबारा बोलें, जिस लाइन से क्या, जो बेस्ट फिट लाइन के करीब हमारा डेटा लाइक मैं करता हूँ तो वही क्या नाम हमारी बेस्ट फिट लाइन, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं, ये होगा क्या, हम इसको इस तरह से बोलेंगे कि मेरी बेस्ट फिट लाइन वो होगी कि जो मैक्सिमम डेटा पॉइंट से गुजर रही हो, पहली बात, सही है। अच्छा, मैक्सिमम डेटा पॉइंट से रियल सिनेरियो के अंदर कभी भी नहीं गुजरती लाइन, सही है। और अगर गुजारने की कोशिश भी करें ना, पता है कैसे हो जाएगा आपका, कुछ इस तरह करके कर्व बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स से उसने ये हर पॉइंट को फिर क्या कर रहा होगा, वो
ये इसका रटने वाला सिनेरियो है जो हम मेमोराइजेशन वाली बात कर रहे थे। वो क्या करेगा, हर पॉइंट के अगेंस्ट उसकी वाई वाली वैल्यू को याद करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। कोई जिस तरह करके वो कर्व बनाएगा, ये क्या है आपका ओवरफिटिंग वाला सिनेरियो होता है, ठीक। लेकिन हर पॉइंट के साथ हर पॉइंट पर से मेरी लाइन नहीं गुजर सकती, सही है, और गुजरी तो इस तरह कर्व बन जाएगा और वो ओवरफिटिंग वाला सिनेरियो आ जाएगा। तो होता क्या है कि वो कोशिश करता है कि चलो अगर मैक्सिमम पॉइंट्स मेरी लाइन से नहीं गुजर पा रहे ना, या लाइन मैक्सिमम पॉइंट से नहीं गुजर पा रही, तो एक ऐसी लाइन बना दें कि मेजॉरिटी पॉइंट्स उसके करीब करीब हों, ठीक है। और वो किस तरह डिसाइड करता है इस चीज़ को, एरर की मदद से। और एरर कैसे कैलकुलेट किस तरह से होता है, जो हमने मीन एब्सोल्यूट एरर पढ़ा था ना, मीन स्क्वायर्ड एरर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए वो क्या कर रहा होता है, अपने पास एक एरर की हिस्ट्री रख रहा होता है कि भाई उसने ये वाली लाइन बनाई, लेट से 1 नंबर की, 2 की बनाई, 3 नंबर पे बनाई, 4 नंबर की लाइन बनाई। अब क्या करेगा, जब 1 नंबर की लाइन होगी ना, हर पॉइंट का इस लाइन के साथ एरर कैलकुलेट कर रहा होगा और इसको ओवरऑल एरर क्या मिल रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा मिल रहा होगा, ठीक है। भले ही आप मीन एब्सोल्यूट एरर के हिसाब से देखें या मीन स्क्वायर्ड एरर के हिसाब से देखें, सिमिलरली 2 में भी ज़्यादा मिल रहा है, 3 में थोड़ा रिलेटिवली कम होगा, 4 में भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब इसने क्या किया, इस तरह करते करते बहुत सारी लाइन्स बनाई, तो उसको पता चला ये एक इस तरह की लाइन है बेस्ट फिट, जहाँ पर बाकी सारे सिनेरियो से 5 वाले सिनेरियो के अंदर एरर कम देखने को मिल रहा है, सही है। तो क्या हो जाएगा आपका, यही बेस्ट फिट लाइन इसको मान लेता है, ठीक है। तो खैर पॉइंट यहाँ पे क्या था, डिस्टेंस, क्या ये एक्चुअल पॉइंट से जो लाइंस बना रहा है वहाँ तक का ये डिस्टेंस कंसीडर कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा। अच्छा, तो देखें एरर कैलकुलेट किस तरह से होता है, वही सिंपल तरीका है कि भाई हर पॉइंट की एक तो एक्चुअल वैल्यू नोट की जाएगी, लेट से इसकी एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर आ रही है, ठीक है। लेकिन इसी की मदद से कहाँ जाया जाएगा, लाइन पर जाया जाएगा, और फिर लाइन की मदद से जो वैल्यू मिल रही है उसको देखा जाएगा। तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकाल लें, लेट से यहाँ पे वैल्यू 10 है, यहाँ पे मिल रही है 8, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। प्लस माइनस के अंदर कुछ भी हम कंसिडर कर लेंगे तो हमें यहाँ पे एरर देखने को मिल जाएगा, सही है। तो इसी तरीके से वो मॉडल भी क्या कर रहा होता है, डिस्टेंस कैलकुलेट कर करके एक बेस्ट फिट लाइन को तलाश कर रहा होता है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब समझे बात को कि अगर मेरे पास इनपुट कॉलम्स के अंदर कोई एक ऐसा कॉलम आ गया जिसमें वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ी मौजूद हैं, सही है। लेट्स से कि हम ना एक क्लासिफिकेशन का एक डेटा सेट है हमारे पास, लेट्स हमने उसके अंदर स्टूडेंट की CGPA, उसका नाम, उसकी एज, उसकी हाइट, उसका वेट सब कुछ लिखा हुआ है, उसकी सैलरी भी बताई हुई है, ठीक है। और फिर एक एंड कॉलम के अंदर हमने लिखा हुआ है सक्सेसफुल का कॉलम। सक्सेसफुल मतलब उन सारे पैरामीटर्स के हिसाब से अब वो अपने आप को कैसा फील करता है कि वो सक्सेसफुल है या नहीं है, तो उसमें यस और नो करके हमने डेटा को लिखा हुआ है, सही है। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, कि एक स्टूडेंट का काफ़ी डिटेल डेटा, उसमें उसकी हर डिटेल मौजूद है, उसकी सैलरी, उसकी CGPA, यूनिवर्सिटी, फला सब चीज़ें उसमें मौजूद है, और उसके अंदर उसकी सैलरी, उसकी ओवरऑल प्रॉपर्टी भी मौजूद है, सही है। और एक जो मेरा आउटपुट कॉलम है उसमें क्या है कि हम सक्सेसफुल को प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, इन तमाम डिटेल्स के बिहाफ पे सक्सेसफुल वाले कॉलम को प्रेडिक्ट करेंगे कि वो इन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, समझ, सही है। अच्छा, अब होगा क्या कि जब मैं इनपुट कॉलम के अंदर बाकी वैल्यूज़ दे रहा हूँ, लाइक एज दे रहा हूँ, मैं हाइट दे रहा हूँ, उसका वेट दे रहा हूँ, मतलब उसकी फला चीज़ें बता रहा हूँ, सही है। वैल्यूज़ कम ही होंगी, मतलब इतनी कोई वेरिएशन नहीं होगी लेकिन बहुत बड़े बड़े नंबर्स नहीं होंगे। लेकिन जब मैं उसकी ओवरऑल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, अब लेट से कोई एक ऐसा डेटा ऐसा स्टूडेंट मौजूद है जो अपने करियर में बहुत ज़्यादा आगे चला गया, ठीक है। अर्निंग के हिसाब से उसने, मतलब उसकी सैलरी भी अच्छी है या उसकी इनकम अच्छी है काफ़ी, और उसकी प्रॉपर्टी जो ओवरऑल बन रही है वो भी बहुत बड़ी नंबर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ तक मेरी बात समझ रहे हैं। तो होगा क्या कि जो बहुत बड़ा नंबर होगा ना आपके पास, वो एक तरीके से हमारे मॉडल को एक लर्निंग के हिसाब से गलत सेंस दे रहा होगा। अब समझे बात को, मैं बताता हूँ। लेट से हम 3-4 पैरामीटर्स रख लेते हैं। एक एज है उसकी, हाइट के लिए सिर्फ एच लिख रहा हूँ, वेट के लिए W लिख रहा हूँ, और लेट से उसकी क्या बोलेंगे, एसेट्स बोल लें कि उससे कितने एसेट्स हैं टोटल इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, ठीक है। अब एज क्या होगा, हो सकता है भाई 18, मतलब इसी तरह के नंबर देखने को मिल रहे होंगे, हो सकता है 48 हो सकता है कि 72 हो, इस तरह की हमें एज देखने को मिल रही होंगी। हाइट में क्या होगा, लेट से 5.6, 6.3। वेट में क्या होगा, लेट्स हम यहाँ पे किलोग्राम में लिख लेते हैं, केजी के अंदर 50, 78, 112, ठीक है। जब लेकिन एसिड्स की बारी आएगी तो एसिड्स में क्या होगा, इसकी बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हमें मिल रही होंगी। लेट्स से एक रैंडम लिखते हैं कि
ठीक है, मे बी कैसे पॉसिबल हो। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे हम लिखते हैं तो यहाँ पर हमें और बड़ी वैल्यू देखने को मिल रही है। ठीक है, एंड सो ऑन। तो अब पॉइंट समझें कि देखें जो आपका इनपुट कॉलम होता है ना, इनपुट कॉलम्स ये होते हैं आपके, ये जब प्लॉट हो रहे होंगे तो प्लॉट होने के बाद ना आपके पास अगर कोई एक ऐसा कॉलम आ गया जिसकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके जो बाकी के कॉलम्स हैं ना उनकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाती है, उनकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाती है। और अगर आप उसको रियल लाइफ में समझेंगे तो रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है कि अगर आप बहुत बड़ी अमाउंट से कुछ पैसे या कुछ रुपए माइनस करेंगे ना, बहुत बड़ी अमाउंट से, तो उस नंबर पे इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सही है, मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आपने लेट से 10 करोड़ से सिर्फ 100 रुपये माइनस किए तो क्या होगा, उसके बहुत एंड में जाके जो डिजिट्स हैं वो सिर्फ चेंज होंगे, आपके जो पीछे का नंबर है आपका मेन वाला नंबर वो फिर भी अनचेंज ही रहता है, और डेसिमल के अंदर तो इतना वो सही से आइडेंटिफाई भी नहीं हो पाता। तो यहाँ पर मसला क्या होगा कि अगर मैंने बहुत बड़े नंबर वाले कॉलम्स की वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दी मशीन को ट्रेनिंग के लिए, तो क्या होगा, आपके जो बाकी के कॉलम्स हैं ना उसकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाएगी। अब इसका मसला क्या है, हो सकता है कि भाई इनकी इंपॉर्टेंस उसने ख़त्म कर दी लेकिन ये फिर भी मैटर करते हैं, ये चीज़ें फिर भी क्या होती है, मैटर करती हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इन तमाम कॉलम्स की इंपॉर्टेंस को भी रखने के लिए या इन तमाम कॉलम्स की इंपॉर्टेंस को मॉडल को बताने के लिए हम स्केलिंग का प्रोसेस अप्लाई करते हैं, स्केलिंग का फिनोमेना यूज़ करते हैं। स्केलिंग में क्या होता है कि हम हर कॉलम को 0 से 1 के दरमियान 0 से 1 के दरमियान कन्वर्ट कर देते हैं। हर कॉलम को क्या करेंगे, 0 से 1 के दरमियान उसकी वैल्यू को कन्वर्ट कर देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे। और ये किस तरह करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है नॉर्मलाइजेशन का, उसमें क्या होता है, बल्कि मैं इसी पे आता हूँ। अच्छा, वो फॉर्मूला नॉर्मलाइजेशन का ये होता है कि x माइनस एक्स मिनिमम ओवर x मैक्स माइनस x मिनिमम। सही है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारी नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म होगी। अब लेट से एज की बात कर लेते हैं। सही है, तो एज के अंदर मेरी जो एक्चुअल एज की वैल्यू वो कितनी है, 18 है। तो मैं क्या करूँगा, एक्स है मेरा एक्चुअल एज है, एक्स मेरा एक्चुअल एज है, तो क्या हो जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 माइनस, और इसकी मिनिमम वैल्यू भी कितनी है, 18 ही है, तो मिनिमम आपका यहीं पर आ जाएगा। और मैक्स कितना है यहाँ पे, अभी हमारे अकॉर्डिंगली 72 आ रहा है, 3 हमने वैल्यूज़ ली हुई है, तो 72 माइनस फिर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। लेकिन जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आंसर मिलेगा, 0 मिल जाएगा। सही है। अच्छा, अगले नंबर पे जाते हैं 48 वाले पे, तो क्या हो जाएगा, 48 माइनस 18 डिवाइडेड बाय, नीचे वाला कॉलम अब सेम रहेगा, नीचे वाली डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 72 माइनस 18। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 48 माइनस 18 करेंगे 20 आ जाएगा, ऐसा ही है ना, 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 आ जाएगा, और 30 को डिवाइड कर देंगे इसके डिफरेंस से, तो एक बड़ा नंबर आएगा, क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा आई थिंक, या 54 आएगा। ठीक है, तो अब अगर जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरा पॉइंट में आंसर आ रहा है, 0 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करते हैं हर कॉलम पर। ये सिर्फ एज के लिए नहीं होगा, या आपका हाइट के लिए भी होगा, यही प्रोसेस वेट के लिए भी होगा, और यही प्रोसेस एसेट्स के लिए भी होगा, या कोई बहुत जो बड़ी वाली वैल्यू होती है, बड़ी वाली वैल्यू का जो कॉलम था उसके लिए भी सेम फिनोमेना चलेगा। तो हर वैल्यू अपने कॉलम के हिसाब से मिन और मैक्स को देखते हुए एक 0 से 1 के स्केल में आ जाएगी। सही है, तो क्या होगा, हमारे पास इसकी मदद से मॉडल को एक प्रॉपर तरीके से सेंस आएगा कि सारे ही जो इनपुट कॉलम्स है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, सारे ही कॉलम्स को देखते हुए उसमें रिलेशन निकालना है। वो मैथमेटिकल रिलेशन जो निकालता है ना, उसमें अगर हम इमेजिन करें कि यहाँ पर हमारे पास मौजूद है m0 x0 प्लस m1 x1 प्लस m2 x2, एक मतलब सिंपल हम इक्वेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं, m3 x3। तो क्या कर रहे हैं वो, x0 आपका एज है, x1 आपका हाइट है, x2 आपका वेट है, और x3 आपके एसिड्स हैं, और ये m0 m1 m2 m3 क्या है, ये वेटेज है जो कोफिशिएंट्स ये सिलेक्ट करता है अपने साथ। सही है, तो अगर नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म नहीं की गई, वो क्या करेगा, m3 को बहुत ज़्यादा कंसिडर कर लेगा, m3 का जो है नंबर बहुत बड़ा कंसिडर कर लेगा कोफिशिएंट को, और बाकी वालों क्या करेगा, तकरीबन वो इग्नोर हो जाएंगे एक तरीके से। सही, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको एक तरीके से हेल्प कर रहे होते हैं नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक का यूज़ करके, कि वो तमाम कॉलम्स को क्या करे, इक्वली इंपॉर्टेंस दे। सही है,
तो इसी वजह से हमारी क्या होती है, ये स्केलिंग परफॉर्म की जाती है। स्केलिंग की एक टेक्निक क्या है, नॉर्मलाइजेशन, और दूसरी क्या है, स्टैंडर्ड स्केलिंग, उसको डिस्कस करेंगे। तो बताएं, ये चीज़ क्लियर है आपको? ये आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। अच्छा, अगर आप इसको मैनुअली करना चाहें, मैनुअली भी कर सकते हैं, सही है, लेकिन मैनुअली करना हेक्टिक हो जाएगा जब डेटा सेट बड़ा हो मेरा, सही है। अभी तो लेट से सिर्फ 2 ही कॉलम्स है, 2 में से ही, बल्कि मुझे सिर्फ एक को ही नॉर्मलाइज करना है, हाइट वाले को नॉर्मलाइज करूँगा। अच्छा हाँ, एक और बात, वेट मेरा आउटपुट कॉलम है ना, आउटपुट कॉलम को हम कभी भी स्केल नहीं करते, सही है, आउटपुट कॉलम को कभी भी स्केल नहीं करते। क्यों? क्योंकि आउटपुट कॉलम को हम कोशिश करते हैं कि जो उसकी ओरिजिनल उसकी एग्जिस्टेंस है ना, उसी में हमें आंसर देखने को मिले। अगर मैंने इमेजिन करें इसको भी 0 से 1 के दरमियान स्केल कर दिया, नॉर्मलाइज कर दिया, ये स्टैंडर्ड स्केलिंग मैंने इसमें परफॉर्म कर दी, ठीक है, तो क्या होगा, जब मैं प्रिडिक्शन नहीं करवा रहा हूँ वेट के लिए, तो फिर मुझे वो 0 से 1 के दरमियान बता रहा होगा। अब भाई एक्चुअल में तो हमारे पास वेट थे लेट से केजीज़ के अंदर, तो अब वो 0 से 1 के दरमियान बता रहा है, तो मैं किस तरह से आइडेंटिफाई करूँगा कि लेट से अगर 0.31 है तो वो किस वेट को शो कर रहा है? मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए बस सिंपल ये रखें, हम आउटपुट वाले कॉलम को नॉर्मलाइज या स्केल नहीं करते, सही है, सिर्फ इनपुट कॉलम्स को हम स्केल करते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरे पास क्या मौजूद है, हाइट का कॉलम मौजूद है, एक सिंपल कॉलम है, हम इसको मैनुअली करके देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है, फिर हम इसके जो एक्चुअल फंक्शन है उसको यूज़ कर लेंगे। तो मुझे क्या करना होगा, हाँ भाई, पांडास पड़ी हुई है, पांडास में 10 से ये बहुत आराम से हो जाएगा। क्या करूँगा मैं, WH लिख के सबसे पहले तो हाइट निकाल लूँगा, सही है, मेरे पास हाइट का कॉलम आ गया, और मैं क्या करूँगा, इसको माइनस करूँगा किसके साथ, इसी की मिनिमम वैल्यू के साथ, डॉट मिन लिख दूँ मैं यहाँ पर, सही है, कॉलम है ना मेरा, तो कॉलम के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ये पांडास के फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, मिन, मैक्स, सम और इस तरह के और भी हमने देखे थे, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, डायरेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरा क्या हो गया, न्यूमरेटर बन गया, सही है, x माइनस एक्स मिन, तो क्या करेगा, खुद ही हर हाइट की वैल्यू को रखेगा बारी बारी इस जगह पर, और जो हाइट का कॉलम है उसमें से मिनिमम वैल्यू को निकाल के माइनस करवा देगा, ठीक है। फिर हम इसको क्लोज कर देते हैं, और डिनोमिनेटर में जाके हम इसका लिख लेते हैं पार्ट, WH हाइट डॉट मैक्स माइनस और मिनिमम, सही है। बस एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें हर वैल्यू क्या होगी, ये नॉर्मलाइज होकर यहाँ पे मिल जाएगी, सही है। तो ये मैनुअल हमने कर दी है, लेकिन ये मैनुअली हम आगे कहीं यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ की लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो अगर आप चाहें तो इसी को उठा के वापसी सेव करा देंगे, इसके अंदर WH हाइट के अंदर ओवरराइट कर देंगे, जो कि बेसिकली सही है ना, ऐसे ही करते हैं ना, ओवरराइट, इस तरीके से ओवरराइट कर दिएगा। अच्छा, ये एक टेक्निक है, लेकिन इसकी प्रॉपर जो हमारे पास लाइब्रेरी मौजूद है उसका नाम है मिन मैक्स स्केलर, उसको क्या बोलते हैं, मिन मैक्स स्केलर बोलते हैं। तो ज़रा उसको इंपोर्ट करते हैं, उसको इंपोर्ट नहीं किया हुआ, ऊपर आ जाता हूँ, ऊपर आके प्री प्रोसेसिंग नहीं मैंने यूज़ किया, चलें, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्री प्रोसेसिंग से इंपोर्ट करना पड़ता है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्केलर के बाद प्री प्रोसेसिंग, मतलब अभी मैंने मॉडल को डेटा दिया नहीं है, अभी प्रोसेस स्टार्ट होगा मशीन लर्निंग का, उससे पहले का प्रोसेस में चलाना चाह रहा हूँ, ठीक है, प्री प्रोसेसिंग, थोड़ा नाम आप समझ लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको बता देंगे मिन मैक्स स्केलर ले आओ, ठीक है, मिन मैक्स स्केलर, और अब ये मिन मैक्स मैंने स्केलर को इंपोर्ट कर लिया प्री प्रोसेसिंग क्लास के अंदर से। अब चलते हैं वापसी से, और क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो मैं लिख लेता हूँ MMS, मिन मैक्स स्केलर को मैंने MMS लिख दिया शॉर्टकट में, इक्वल्स टू करके मैंने मिन मैक्स स्केलर लिखा, सिंपल, कहाँ लिया, मिन मैक्स स्केलर, और ये ब्रैकेट बना के मेरा क्या हो जाएगा, ये मिन मैक्स स्केलर का ऑब्जेक्ट बन गया। क्लियर है? प्रोसेस अभी जो हम देखें ना, स्टेप्स, आपके स्टैंडर्ड स्केलिंग में भी स्टेप्स यही रहने वाले हैं, तो इसको ज़रा समझिएगा। मिन मैक्स स्केलर का ऑब्जेक्ट बना लिया, अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट जाकर इसको बोलूँगा MMS डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, मैं बता दूँ फिट ट्रांसफॉर्म क्या होता है। और फिट ट्रांसफॉर्म मैं किसको ट्रांसफॉर्म करूँगा, सिर्फ हाइट वाले कॉलम को, सारे इनपुट्स को नहीं करना मैंने, सही है। जो मेरे पास बाइनरी वाला कॉलम है ना, जिसमें 0 और 1 मौजूद है, उसको करने का फ़ायदा नहीं है, सिर्फ मुझे किसको करना है, जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा वेरिएशन और बड़े बड़े नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। ऑल्दो कि अभी हाइट के अंदर इतने कोई बड़ी वैल्यूज़ मौजूद नहीं है, लेकिन हम इसका प्रोसेस देख रहे हैं कि किस तरीके से हमने काम करना होता है। तो मैं WH लिख के यहाँ पे हाइट को लिखूँगा, और जब इसको एग्जीक्यूट करूँगा, अच्छा भाई
एक्सपेक्टेड 2 डायमेंशनल कंटेनर। चलें हम इसको क्या करेंगे, इसको डबल ब्रैकेट में बंद कर देंगे, सही है, ताकि 2 डायमेंशन बन जाइए। और क्या हो गया, अब इसने वही प्रोसेस हमारा अप्लाई कर दिया जो हमने ऊपर मैनुअली अप्लाई किया था। तो अगर मैं चाहूँ इसको बहुत सारे कॉलम्स भी इसको प्रोवाइड करके मैं एक ही लम्हे में एक से ज़्यादा कॉलम्स को मिन मैक्स स्केल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। जबकि अगर मैनुअली करेंगे तो हमें खुद से हर कॉलम को पकड़ के मैनुअली वो काम करना पड़ रहा होगा। यहाँ तक बात समझ आ रही है? अच्छा, अब एक चीज़ होती है, मैं यहाँ पर फिट ट्रांसफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। एमएमएस को मैं क्या कर रहा हूँ, एमएमएस मतलब मैंने मिन मैक्स स्केलर का यूज़ किया, मैंने क्या बोला, फिट और ट्रांसफॉर्म करो। अब आप लोग ज़रा बताएं, अभी हमने ऊपर भी फिट का यूज़ किया, तो फिट का मतलब क्या होता है, ऊपर क्या मतलब होता है फिट का, ट्रेन करना। एग्जैक्टली क्या होता है, मॉडल को ट्रेन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। देखें ना, अभी ऊपर मैंने एल आर डॉट फिट लिखा था, उसमें एक्स ट्रेन वाई ट्रेन दिया था, ये रहा एल आर डॉट फिट लिखा था। फिट का मतलब क्या है कि मॉडल को ट्रेन करो, सही है। तो मैं यहाँ पे भी क्या कर रहा हूँ, फिट का यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले मैं इसको क्या बोल रहा हूँ कि मिन मैक्स स्केलर की फंक्शनैलिटी की मदद से क्या करो, मेरे मॉडल में जाओ, मतलब मॉडल के अंदर जो डेटा मौजूद है, सॉरी मॉडल बोल रहा हूँ, डेटा सेट के अंदर आपका जो हाइट का कॉलम मौजूद है उसको जाकर उस पर जाकर ट्रेनिंग परफॉर्म करो। किस तरह की ट्रेनिंग करेगा यहाँ पर, ये बेसिकली मिन को निकालेगा, मैक्स को निकालेगा, सही है। उस कॉलम के अंदर जाके मिन और मैक्स को निकालेगा, सही है। और फिर क्या करेगा जी, फिर क्या करेगा, ये आगे लिखा हुआ ट्रांसफॉर्म, जो मिन और मैक्स निकाले हैं ना, उस ही की मदद से क्या करो, मेरी तमाम वैल्यूज़ को हाथ के हाथ ट्रांसफॉर्म भी कर दो। बात समझ रहे हैं? फिट में क्या करेगा, पहले डेटा को जाके लर्न करेगा कि डेटा के अंदर कौन सी मिन वैल्यू है, कौन सी मैक्स वैल्यू है। नॉर्मलाइजेशन में सिर्फ हमें ये 2 ही चीज़ें चाहिए, मिन और मैक्स, सही है। बाकी क्या होगा, हर पॉइंट तो वो ऑलरेडी ले रहा होगा। तो उसने फिट के दौरान क्या किया, पूरे कॉलम में जाके मिन और मैक्स को ढूंढा, सही है, निकाल लिया, सही है। लेकिन हमने आगे क्या लिखा हुआ, ट्रांसफॉर्म भी कर दो। अब तुमने जो मिन और मैक्स निकाला है ना, उसकी मदद से क्या करो, जो असल फंक्शनैलिटी है नॉर्मलाइजेशन की, वो भी हाथ के हाथ अप्लाई कर दो, सही। तो उसने क्या किया, इस तरीके से हमें वैल्यूज़ दिखा दी, सही। यहाँ तक क्लियर हो रही है बात? अच्छा, उसके बाद जब हम इस पर टेस्टिंग के लिए हम इसको यूज़ करेंगे, तो टेस्टिंग के लिए हम वहाँ पे सिर्फ ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं। टेस्टिंग के दौरान क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं दिखाता हूँ। अच्छा, एक काम हम ज़रा पहले कर लेते हैं, इसको मैं डब्ल्यू हाइट की बजाय ना एक लिख लेता हूँ यहाँ पे, एक्स ट्रेन, बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। एक्स ट्रेन में क्या क्या मौजूद है, एक्स ट्रेन में जेंडर और हाइट मौजूद है। तो अगर मैं इसको एक्स ट्रेन करके हाइट का बोलूँ, सही है, ये क्या कर रहा है, हाइट को ले आया मेरे पास एक्स ट्रेन में से, सही है। और हम इसको बेसिकली क्या करवाएंगे, हम इसको फिट और ट्रांसफॉर्म करवाएंगे, पूरे कॉलम को नहीं करवाते। मैं बताता हूँ क्या वजह है। मैं दोबारा से एक काम करता हूँ, मैं इसको दोबारा से बनाता हूँ ऑब्जेक्ट को, ठीक है, और मैं नीचे आके दोबारा इसको फिट ट्रांसफॉर्म करवाऊंगा, तो थोड़ी वैल्यूज़ आपको चेंज देखने को मिलेंगी। बताता हूँ क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। पहले 7 9 आ रहा था, 6 1 यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा ये फिट ट्रांसफॉर्म काम करेगा। तो मुझे बताएं इसके इसमें स्केलिंग में कोई मसला है, स्केलिंग में कुछ समझ ना आया हो, नॉर्मलाइजेशन अभी जो डिस्कस करी है मैंने, तो बताएं, वरना फिर आगे बढ़ूँगा मैं। जी सही है, आपको क्या मसला आ रहा था बताएं। कोड एक्सप्लेन, अच्छा देखिए, बिल्ट इन सब कुछ बिल्ट इन ही है, हम अपना खुद तो कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। ये सारा कोड आपको जैसे आप देख रहे हैं, फिट ट्रांसफॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं, ये बैकएंड पे फंक्शनैलिटीज़ की लिख दी गई है। तो हम क्या कर रहे हैं, बस उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके कॉल करके उसकी वो फंक्शनैलिटी को यूज़ कर रहे हैं, है तो सब कुछ बिल्ट इन। वाई ट्रेन एक्स ट्रेन का हमने डिस्कस किया था कि ये हमारे पास डेटा होता है, उसको हम 4 टुकड़े करते हैं, 4 पार्ट्स उसको बनाते हैं। ये डेटा होता है कंप्लीट। अभी जैसे हमारे पास 3 रोज़ है ना, 3 कॉलम्स है, सॉरी, एक क्या है, एक तो जेंडर था, मैं जी लिख रहा हूँ उसके लिए, एक क्या था, हाइट था, और तीसरा कौन सा था, वेट का था। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं, एक तो एक्स बोल देते हैं और दूसरे को वाई बोल देते हैं। एक्स क्या होता है, हमेशा हमारा इनपुट कॉलम होता है, वाई वाला क्या होता है, आउटपुट कॉलम होता है। एक्स हमेशा इनपुट कॉलम्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और एक कॉलम भी हो सकता है इनपुट के अंदर। तो जो भी इनपुट कॉलम्स होंगे हम उसको एक्स बोल देते हैं, और आउटपुट किसको बोलते हैं, हम वाई को बोल देते हैं। तो जिस तरह मैंने यहाँ पे स्प्लिट इसको सेपरेट किया था, यहाँ देखिए क्या किया था मैंने, डब्ल्यू एच डॉट ड्रॉप करके वेट को हटा दिया था। मैंने बोला वेट वाले कॉलम को हटा दो
तो कौन कौन से कॉलम बच गए थे, जेंडर और हाइट का कॉलम बच गया था, और मैंने बोला उसको किस में डाल दो, एक्स में डाल दो। मतलब मैं एक्स के अंदर अपना क्या कर रहा हूँ, इस इतने पार्ट को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ। अभी नीचे कोई भूल जाएगी आप, समझे, पूरा एक ही आपका, ये पूरा एक ही रेक्टेंगल है। तो मैंने एक्स वाले फीचर्स को निकाल दिया जो कि मेरे इनपुट फीचर्स हैं, इनपुट के तौर पे मैं उसको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। फिर क्या बोला मैंने, वेट निकालो और वेट को वाई में असाइन कर दो या सेव कर दो। तो वाई क्या होता है हमेशा, हमारा एक्स होता है इनपुट कॉलम्स, वाई होता है आउटपुट कॉलम। मतलब वाई हमारा वो वाला कॉलम होता है, या वाई हमारा वो वाला वेरिएबल रखा जाता है जो हम प्रिडिक्ट करवाएंगे आगे जाकर, जिसको हमने प्रिडिक्शन करवानी है, सही है। अब लेट से एक कंपनी है, वो अपनी डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट में इन्वेस्ट करती है। लेट से वो न्यूज़पेपर में अपनी इश्तहारा दे रही है प्रोडक्ट के, सही है, वो बिल बोर्ड्स पे दे रही है इश्तहारा, वो फेसबुक मार्केटिंग कर रही है, ठीक है, डिफरेंट टाइप की मार्केटिंग कर रही है वो, सही। और इन दी एंड आपको एक कॉलम देखने को मिल रहा है सेल्स का, सही है। तो उसका मकसद क्या होगा कि अगर वो न्यूज़पेपर पे मार्केटिंग बजट लगा रही है और बोर्ड्स जो लगे होते हैं उस पर मार्केटिंग बजट लगा रही है, लेट से सोशल मीडिया मार्केटिंग में बजट लगा रही है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ देखने को मिल जाएगा। भाई लेट से उसने यहाँ पे 2 lakhs लगाए, बिल बोर्ड्स उसने लेट से लगाए 12 lakhs, और सोशल मीडिया मार्केटिंग उसने लगा दिया लेट से 20 lakhs। अब इन दी एंड एक कॉलम है सेल्स का, तो क्या होगा, सेल्स लेट से उसको मिल रही है फॉर एग्जांपल 30 lakhs उसको सेल मिल रही है, ठीक है, महीने को उसको इस तरह से वैल्यूज़ देखने को मिल रही है मंथली बेसिस पे। तो क्या होगा, अब आप कॉलम को देख के आइडिया लगाएं कि आपके कौन सा वाला कॉलम आउटपुट होगा। सबसे पहले हमें यही आइडेंटिफाई करना होता है डेटा के अंदर आउटपुट कॉलम कौन सा होगा, इस हिसाब से कि कंपनी अगर मॉडल लर्निंग की तरफ जाती है यहाँ पर, तो बिल्कुल कौन सा होगा, सेल्स का कॉलम होगा, सही है। कि वो इतनी चीज़ों को बनाने के बाद, मतलब इन्वेस्ट करने के बाद इन दी एंड क्या एक्सपेक्ट करेगी, सेल्स को एक्सपेक्ट करेगी। और अगर हम मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं तो फिर वो हमसे क्या करवाना चाह रही है कंपनी, वो बोलना चाह रही है कि भाई मैं अगर एक्स अमाउंट ऑफ न्यूज़पेपर पे लगाऊं, वाई अमाउंट में बिल बोर्ड्स पे लगाऊं, जी अमाउंट में सोशल मीडिया मार्केटिंग पे लगाऊं, अब वो कुछ भी हो सकती है अमाउंट, तो मुझे बताओ कि एक मैथमेटिकली रिलेशन के मुताबिक मुझे सेल्स क्या एक्सपेक्टेड है मिलना, कितनी सेल्स का मिलना एक्सपेक्टेड है, समझ रहे हैं। तो आपका क्या होगा, मतलब मैं पूरा सिनेरियो समझाना चाह रहा हूँ कि आपको अपने पूरे डेटा पर सबसे पहले तो यही आइडेंटिफाई करना होता है कि आपका आउटपुट कॉलम कौन सा है। एक मतलब आपने आउटपुट कॉलम को आइडेंटिफाई कर लिया, लाजमी नहीं कि हमेशा एंड में हो, यूजुअली आउटपुट कॉलम को लिखा एंड में जाता है, सही है, लेकिन लाजमी नहीं है, कहीं आगे पीछे भी हो सकता है। तो आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई आपने कर लिया, उस कॉलम को छोड़ के बाकी जितने भी कॉलम्स हैं आपके, सब के सब आपके एक्स बन जाते हैं, इनपुट फीचर्स बन जाते हैं, और वाई वाला आपका वो वाला कॉलम बन जाता है। तो हमने वही वाला काम यहाँ पे किया है, सिर्फ वेट को हटा के वाई में डाल दिया, वेट को निकाल के बाकी जेंडर और हाइट को हमने एक्स में डाल दिया था, ठीक है। तो हमने इसके जी बोलें, जैसे यहाँ पे हमने इनपुट जो हमने एक्स में डाला है, अगर हम इसको किसी और भी वेरिएबल में डालेंगे, हाँ मर्जी है, वो तो आपकी मर्जी है, नहीं कोई मसला नहीं होगा। आप लेट से इसको ए बोल दें, आपने इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, सही है, तो काम अब भी करेगा, लेकिन आप क्या करेंगे, इस वाले एक्स वाई की जगह ए और बी पास करेंगे, बस ये चीज़ आपकी सेम रहेंगी, इसको चेंज नहीं करेंगे तो इसको कोई मसला नहीं है, इसको भी आप रख सकते हैं चेंज करके। लेकिन एक कन्वेंशन चली आ रही है जो आपको समझ लें कि ग्लोबली आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा। अगर आप जैसे किसी इंटर्नशिप पे जाते हैं या कहीं पे भी आप ज्वाइन करते हैं कंपनी को, तो आपको बिल्कुल ये जो हम चीज़ें सीख रहे हैं यही चीज़ आपको देखने को मिल रही होंगी, यही वेरिएबल्स का यूज़ किया जाता है ग्लोबली, और इसी तरीके के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जा रहा होता है। हाँ बस ये होता है समटाइम्स वो इस एक्स को जो है ना कैपिटल बना देते हैं, वो बोलते हैं इसको कैपिटल एक्स और वाई को छोटा रखते हैं, वाई को स्मॉल में रखते हैं और एक्स को कैपिटल में रखते हैं, सही है, ये कन्वेंशन होती है। लेकिन आपको मिलेंगे यही वेरिएबल्स जो हम पढ़ रहे हैं, तो एक आपको ना मतलब एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है, अच्छा भाई एक्स लिखा हुआ है तो आपके माइंड में बैठा हुआ है कि एक्स का मतलब इनपुट फीचर्स हैं, इनपुट कॉलम्स हैं, तो आप फ़ौरन से समझ जाएंगे, सही है। खैर फिर हमने ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट किया। ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट में क्या होता है कि मैंने इनिशियली क्या किया था, अपने डेटा को पहले सिंपल एक्स और वाई में स्प्लिट किया था, ये मेरा एक्स हो गया, ये मेरा वाई हो गया। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, इसको फर्दर इन 2 पार्ट्स को फर्दर और पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हमारे पास ये ट्रेनिंग का हो जाता है ऊपर वाला, ठीक है, ये पूरा ट्रेनिंग हो गया, और ये क्या हो जाता है, टेस्टिंग के लिए हो जाता है कि हम टेस्ट करते वक्त इस पार्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे वो वाली काम करा है, और जिस तरह ये लिखा है बिल्कुल आपने एज इट इज़ लिखना होगा, जब भी काम करेगा, वरना वो एरर दे देगा इस पर भी, ठीक है। फिर लीनियर रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं,
और फिर हम क्या करते हैं उसकी मदद से मॉडल को ट्रेन करवाते हैं, फिर प्रेडिक्शन निकालते हैं। बस ये हमारा है क्या, लीनियर रिग्रेशन का मॉडल। सही है भाई यहाँ तक? सर एमएल में आपसे लीनियर रिग्रेशन नहीं, मतलब ये तो एक अभी हम डिस्कस किया है ना हमने, बहुत सारे मॉडल्स हैं हमने जो पढ़ने हैं। मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ ग्रुप पे, बल्कि 1 मिनट में जब टाइम ज़्यादा होगा मैं आपको क्लास के एंड में शेयर कर दूंगा। तकरीबन 25 के करीब टॉपिक्स हैं हमारे, शायद नहीं 25 के करीब टॉपिक्स हैं एमएल के जो हमने कंप्लीट करने हैं जी। मशीन लर्निंग के काफ़ी डीप लर्निंग आएगा फिर, ठीक है। तो 25 के करीब टॉपिक्स हैं जो हमने मतलब सारे कवर करने हैं। उसमें डिफरेंट क्लासिफिकेशन के, रिग्रेशन के मॉडल्स हैं और दूसरे मॉडल्स मौजूद हैं। सही, खैर आगे बढ़ते हैं। स्केलिंग हम डिस्कस कर रहे थे, तो स्केलिंग का सबसे पहले तो क्या आपको आइडिया समझ आना चाहिए कि भाई अगर डेटा मेरे पास बड़ी वैल्यूज़ का आ गया ना, कोई ऐसा कॉलम आ गया, एक हो या एक से ज़्यादा कॉलम्स हो जिसमें वैल्यूज़ थोड़ी आपको बड़ी देखने को मिल रही हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं कि हम उसको स्केल कर दें, या तो नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंगली या तो स्टैंडर्ड स्केलिंग की मदद से उसको स्केल कर दें। स्केल करने का मतलब क्या है कि आपने उस बड़े डेटा को हटाकर एक इस तरह की कुछ फॉर्मूला बना लिया जो क्या करेगा, आपको एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर आपके डेटा को कन्वर्ट कर देगा। तो नॉर्मलाइजेशन किस रेंज में कन्वर्ट करती है आपके डेटा को? 0 से 1 के दरमियान कर देगी, ठीक है। जो आपका मिनिमम वाला होगा, जो मिनिमम नंबर होगा वो 0 बन जाएगा, डेटा का जो मिनिमम होगा, और जो मैक्सिमम होगा वो क्या बन जाएगा आपका? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म होती है। स्टैंडर्ड स्केलिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, उसको डिस्कस करते हैं। पहले नॉर्मलाइजेशन को कुछ हम अप्लाई करते हैं। अच्छा, तो नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या किया मैंने, तो पहले एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया आपके सामने ऊपर, प्री प्रोसेसिंग करके मैंने इंपोर्ट मिन मैक्स स्केलर लिख लिया और मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। सही है, ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। हम स्टैंडर्ड स्केलिंग पढ़ेंगे जब भी हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्केलिंग लिख देता हूँ सिंपल, ताकि आपको याद रहे कि वो मिन मैक्स स्केलर के लिए भी होगा और स्टैंडर्ड स्केलिंग के लिए भी होगा, ठीक है। फिर इस तरीके से ऑब्जेक्ट बन गया, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, जो नॉर्मलाइज करेंगे या स्केल करेंगे वो सिर्फ ट्रेनिंग फीचर को करेंगे स्केल, फिट के साथ किसको स्केल करेंगे? ट्रेनिंग फीचर को। मतलब मैं यहाँ लिखता हूँ स्केल एक्स ट्रेन, सिंपल वर्ड्स में कि हमें क्या करना है, एक्स ट्रेन को हमने स्केल कर दिया। तो कैसे करेंगे, पहले हमें फिट चलाना पड़ेगा। मतलब हम इसको बोलेंगे पहले तो जाके एक्स ट्रेन का जो डेटा है ना, उस पर मिनिमम और मैक्स को तलाश करो और फिर उसके हिसाब से ट्रांसफॉर्म करो मेरे डेटा को। कौन से डेटा को? एक्स ट्रेन में से निकाल के किसको, हाइट को ट्रांसफॉर्म कर दो। अभी फिलहाल हमें हाइट को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्म डेटा हुआ है, ये ट्रांसफॉर्म होने डेटा होल्ड का हुआ है क्या? ये वो एक्स ट्रेन में जाके हिट कर गया है? अच्छा, अभी होल्ड हुआ नहीं। अभी हम क्या करेंगे, वापसी इसको उठा के ट्रेन में डलवा देंगे। एक्स ट्रेन हाइड करके हम यहाँ से कॉपी करेंगे इसको, और वापसी हम इसको इसी में सेव करवा देंगे। यहाँ से डबल ब्रैकेट हटा देता हूँ मैं। तो अब देखें क्या होगा, यहाँ से ट्रेन मतलब पहले उसने ट्रेनिंग कंप्लीट करी, ट्रांसफॉर्म किया डेटा को। कौन से डेटा को? मेरे हाइट वाले डेटा को। और सिर्फ कौन से हाइट वाले डेटा को? सिर्फ ट्रेनिंग वाले हाइट की बात हो रही है अभी, सही है। और हमने इसी का मिन और मैक्स निकाला, इसी पार्ट से, ये जो मेरा पार्ट है ये वाला ट्रेनिंग वाला, इसी से हमने मिन निकाला, इसी से मैक्स निकाला। और फिर निकालने के बाद ये जो सारी मेरे पास वैल्यूज़ मौजूद होंगी, फिलहाल तो मेरे पास अभी एक ही कॉलम है हाइट वाला, तो उसको मैंने क्या करते ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो आपके सामने वैल्यूज़ देखने को मिल रही हैं। और फिर मैंने क्या करा, इसको वापसी से एक्स ट्रेन में ही असाइन कर दिया, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं तो इसको डिफरेंट भी कर सकते हैं हम इसको एक्स ट्रेन स्केल का भी नाम दे सकते हैं। फिर उसको क्या करेंगे, उसको उठा के हाइट में डलवा देंगे। चलें ऐसे ही कर लेते हैं। मैं इसको बोलता हूँ एक्स ट्रेन स्केल्ड, कि ये वो वाला एक्स ट्रेन है जो क्या हो चुका है, स्केल हो चुका है, सही है। लेकिन इसमें सिर्फ कॉलम कितने, एक कॉलम, ये बात समझिएगा बार बार। हम हर कॉलम को, एक्स के हर कॉलम को स्केल नहीं करवा रहे, सिर्फ हाइट को हमने स्केल करवाया है। खैर, इसको मैंने नाम दे दिया एक्स ट्रेन स्केल्ड। अब मैं अगर दोबारा जाऊँ और मैं आपको एक्स ट्रेन प्रिंट करके दिखाऊँ, हेड निकाल लेता हूँ मैं इसका, तो अभी तक मेरे पास हाइट पे कोई भी नॉर्मलाइजेशन या स्केलिंग परफॉर्म नहीं हुई है, सही है। अच्छा, ये सारे काम हम ट्रेनिंग करने से पहले करेंगे, उसके बाद मॉडल की ट्रेनिंग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो इसका हम फ्लो देखेंगे आगे जाके कि किस तरीके से प्रॉपर हमने काम करना होता है। अभी भी फिलहाल हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ चुके हैं, तो मैं उसी से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। वरना क्या होगा, हम जैसे ही इसका स्टेप क्या होगा, जैसे ही हम एक्स और वाई को सेपरेट करेंगे, एक्स और वाई को हमने सेपरेट किया, फिर हम उसको ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट चलाएंगे उस पर,
इस स्टेप के बाद हमें स्केलिंग परफॉर्म करनी होती है। स्प्लिट डेटा के बाद हमें क्या करना होता है, इस स्टेप के बाद एक्सट्रेन के तमाम फीचर्स को, अगर उसमें बाइनरी वाला कोई फीचर नहीं है तो उनके तमाम फीचर्स को उठा के स्केल कर देंगे फिर ट्रांसफॉर्म की मदद से, और फिर एक्स टेस्ट को सिर्फ ट्रांसफॉर्म करेंगे। एक्स टेस्ट को सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों करते हैं। पहले क्या करता हूँ मैं, एक्स ट्रेन स्केल्ड को मैं वापसी असाइन करवा देता हूँ किसमें, WH लिख के, और बल्कि WH नहीं सॉरी, क्या होगा, एक्स ट्रेन होगा। एक्स ट्रेन में से मैंने किसको निकाला, हाइट को, और मुझे ये वैल्यूज़ देखने को मिलनी है, ठीक है, जो कि तकरीबन 6700 रोज़ के करीब आ रही है। और अगर मैं आपको जो मैंने एक्स ट्रेन स्केल्ड बनाया है, अगर मैं आपको भी दिखाऊं इसको, तो सबसे पहले तो नॉर्मलाइज हो चुका है, ठीक है, स्केल्ड हो चुका है। और अगर मैं इसकी शेप निकालूं तो 6700 की मुझे इसमें वैल्यूज़ देखने को मिलनी है रो वाइज, ठीक है। तो मेरे पास रो वाइज डेटा क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, और कॉलम भी बिल्कुल सेम है। तो अगर मैं इस वाली वैल्यूज़ को इस वाले वेरिएबल को उठा के मैं इक्वल्स टू करके यहाँ लिख दूँ तो क्या होगा, मैं इसको एक तरीके से बोल रहा हूँ कि एक्स ट्रेन में से हाइट वाले कॉलम को निकालो और उसमें ये वाली वैल्यूज़ को असाइन करवा दो। एक तरीके से ओवरराइड कर रहा हूँ मैं। सही है, यहाँ तक समझ रहे हैं बात को। एग्जीक्यूट किया और अब दोबारा से मैं आपको एक्स ट्रेन दिखाता हूँ कंप्लीट ऐड करके। मैंने लेट्स से उसके 12 सैम्पल्स निकाले। तो अब देख रहे हैं, अब आपको हाइट स्केलिंग होने के बाद जिस तरह दिखनी चाहिए उस तरह से आपको दिखनी है। सही है, तो आप यही काम डायरेक्ट भी कर सकते हैं जो मैं पहले कर रहा था। सही है, लेकिन वेरिएबल बना के करेंगे तो आपकी मर्जी है, जो भी आप करना चाहें। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे। मैंने यहाँ पर फिट ट्रांसफॉर्म किया और आपको इसका समझ आ गया मतलब। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और अब समझे बात को। मैं क्या करूँगा, इन दोनों कॉलम्स को दूंगा किसको, मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए। सही है। अच्छा, लेट से मशीन लर्निंग की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। मैं किस तरह से लिखूँगा उसको, मैं यूँ लिखूँगा ना, LR.फिट और क्या प्रोवाइड करूँगा इसको मैं, एक्स ट्रेन, चूँकि मैंने एक्स ट्रेन के अंदर क्या किया है, हाइट वाले कॉलम को रीअसाइन कर दिया है, तो इसके अंदर स्केलिंग वाली वैल्यूज़ मौजूद है। और बराबर में क्या दूंगा इसको, वाई ट्रेन, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करूँगा, नेक्स्ट प्रिडिक्शन निकलवाऊँगा। ऐसा ही है ना। तो जब मैं प्रिडिक्शन निकलवा रहा हूँगा तो क्या मैं इसको सिंपल एक्स टेस्ट दे दूँ, क्या मैं उसको, वैसे तो हम एक्स टेस्ट दिया करते थे, क्या मैं इसको अभी भी एक्स टेस्ट दे दूँ सिंपल, नहीं। समझे क्यों, क्योंकि एक्स टेस्ट के अंदर ना मेरे पास स्केलिंग परफॉर्म नहीं हुई हुई। देख रहे हैं, एक्स टेस्ट तो मेरे पास अभी नॉर्मल वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रेनिंग के दौरान उसको 0 से 1 के दरमियान की वैल्यूज़ दे रहा हूँ, और अगर मैं उसको प्रिडिक्शन के दौरान ये नॉर्मल वाली वैल्यूज़ दे दूँगा तो मशीन या मॉडल ने जो लर्निंग करी है वो कभी भी मतलब सही से वैल्यूज़ प्रोवाइड ही नहीं कर सकेगा। वो लर्निंग कर रहा है 0 से 1 के स्केल की वैल्यूज़ के ऊपर, और मैं उसको बड़ी वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो लाजमी सी बात है, हमें यहाँ पे एरर देखने को मिल सकता है, मतलब डिफरेंस ज़्यादा देखने को मिलेगा। मीन एब्सोल्यूट एरर और जो हमने वैल्यूज़ देखी थी हमें बड़ी बड़ी देखने को मिल रही होंगी। तो इसीलिए मुझे एक्स टेस्ट को भी स्केल करना पड़ेगा, और एक्स टेस्ट में मैं दोनों को नहीं कर रहा, किसको करूँगा, एक्स टेस्ट में सिर्फ हाइट को करूँगा। ये बात समझ आ रही है। तो मैं यहाँ से लिखूँगा एक्स टेस्ट हाइट, ठीक है, ये सिर्फ एक्स टेस्ट की वैल्यूज़ आ गई। और मैं इसको फिर क्या करूँगा, एमएस डॉट सिर्फ ट्रांसफॉर्म करूँगा, मैं यहाँ पर इसको फिट नहीं करूँगा। सही है, बात समझ रही है, ट्रांसफॉर्म करूँगा। अब क्यों कर रहा हूँ ऐसा, किसी के माइंड में इसका सोल्यूशन मतलब आंसर आ रहा है? बिल्कुल। देखें, अगर आप लोग मशीन लर्निंग को थोड़ा सा माइंड में लेकर आए ना, हम क्या करते हैं, शुरू से हम इस चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं कि भाई ट्रेनिंग वाले डेटा सेट पर मशीन को सिखाएंगे, ठीक है। तो हर चीज़, अभी हम आगे जाके क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, हर चीज़ हम ट्रेनिंग के हिसाब से उसको सिखा रहे होते हैं। सही है। इसको इसी तरह से समझें कि आज तक की डेट में मेरे पास सिर्फ यहाँ तक का डेटा मौजूद है, ठीक है, आगे का टेस्टिंग वाला डेटा है ही नहीं मेरे पास। और रियल वर्ल्ड में ऐसे ही हो रहा होता है कि आपने जाके क्या किया, कुछ स्क्रॉलिंग करी या कुछ सर्च किया गूगल पे कि आपको लेट से शूज़ चाहिए। सही है। जैसे ही आपने सर्च किया, क्या हुआ, आपने जो डेटा लीव किया उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसके हिसाब से मॉडल ट्रेन हो गया। अच्छा, अब क्या होगा, आप लेट से फेसबुक पे गए, आप इंस्टा पे गए, यूट्यूब पे गए, या कहीं और गए, आप किसी प्लेटफॉर्म पे, आपको उसी तरह के एड्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सही है। अच्छा,
जी ऐसा होता है। बिल्कुल, आपको उस तरह के एड्स मिलेंगे। अब लेकिन हुआ क्या कि आपने जिस टाइम पे शूज़ को सर्च किया था ना गूगल पे जाके, आपकी उस टाइम इंटेंशन थी बिल्कुल 100% कि आप शूज़ परचेज करेंगे ऑनलाइन, लेकिन आपको रेट्स बहुत हाई मिले लेट से, या कुछ इस तरह का मिसहैप हो गई जो आप जिससे आपकी इंटेंशन चेंज हो गई। सही है, लेकिन मशीन को तो नहीं पता कि आपकी इंटेंशन चेंज हो गई है। उसने आपने तो जो डेटा छोड़ा उसके पास, जो डेटा उसको प्रोवाइड किया, उसको उसने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली अपनी, और वो उसी तरह की आपको प्रेडिक्शन देने वाला है। तो आप जब फेसबुक पे गए या कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म पे गए, आपको उसी तरह के एड्स मिल रहे हैं शूज़ से रिलेटेड, लेकिन क्या होगा अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप क्या करेंगे, ना तो उस पर रुकेंगे, उस पोस्ट पे ना तो रुकेंगे, और ना ही उस पर कोई लाइक या उसको खोल के देखेंगे, ना लाइक करेंगे ना उस पर कोई कमेंट कर रहे हैं। जैसे होता है ना, जैसे अगर इंटरेस्ट होता हम पूछ लेते हैं यार प्राइस बता दो, क्या प्राइस होगी, इस तरह का हम लोग मालूम कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने कोई इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करी तो मशीन क्या करेगी, करंट डेटा के हिसाब से दोबारा से अपने आप को ट्रेन कर लेगी कि अच्छा अब यूज़र की इंटेंशन चेंज हो गई, तो अब यूज़र ये नहीं कुछ और देखना चाह रहा है कि किसी और चीज़ को इसका इंटरेस्ट बन चुका है कुछ और चीज़, तो फिर आपको उसी तरह के एड्स मिल रहे होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि ट्रेनिंग का डेटा जो है हमारे पास सिर्फ उसी को कंसीडर करते हैं, ठीक है। टेस्टिंग वाले डेटा पर हम मॉडल को ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजते। तो फिट हमने करवाया था, फिट का मतलब क्या था, ट्रेनिंग कंप्लीट कर लो, ट्रेनिंग कंप्लीट कर लो, कहाँ गया, और किस पे करो ट्रेनिंग कंप्लीट, ट्रेन वाली हाइट पे, सही है। हाइट के हिसाब से एक मिन मैक्स निकाल के उसी को ट्रांसफॉर्म भी कर दो। तो अब क्या किया इसने, हाइट वाले के अंदर जाके मिन और मैक्स ढूंढ लिया है। अब ऐसा पॉसिबल है बिल्कुल, अगर आपको याद हो हम एक कमांड चलाते हैं पर ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट की, और ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट में हमने देखा भाई कि वो रैंडमली जाके क्या करेगा, हमारी रोज को उठा रहा होता है, रैंडम रोज को उठा के एक स्ट्रेन में डालेगा और एक स्ट्रेस में डालेगा। अब ऐसा पॉसिबल है कि जो आपकी 10,000 रोज थी ना टोटल, उसका जो मिनिमम या मैक्सिमम या दोनों आपके टेस्टिंग वाले पार्ट में पड़े हुए हैं। ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना, रैंडमली उसका सिलेक्शन के लिए रोज की, तो वो मिनिमम और मैक्सिमम ट्रेनिंग के बजाय टेस्ट वाले पार्ट में पड़े हुए हैं, सही है। लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से चलाएंगे। मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ, और आपके माइंड में बात में ये आए ना कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मिन और मैक्स ट्रेनिंग वाले पार्ट के बजाय एक टेस्ट के अंदर आ गए, तो ये तो फिर गलत मिन और मैक्स उठा रहे हैं मेरे डेटा का, ऐसा हो सकता है ना माइंड में आए। लेकिन नहीं, इसका आंसर यही है कि हमारे पास जो करंट डेटा होगा ना, हम उस करंट डेटा को मानते हैं कि हमारे पास अभी तक जो टोटल डेटा मौजूद है वो हमने एक स्ट्रेन में डाला हुआ है, एक स्ट्रेस वाला मौजूद ही नहीं है हमारे पास, सही है। तो कल को ऐसा हो सकता है कि लेट से मैंने आप लोगों की एज, हाइट, सैलरी वगैरह कुछ निकाल के एक मॉडल बना लिया। अब अभी करंट डेटा के हिसाब से मॉडल के पास जो मिनिमम एज जा रही है लेट से वो 12 जा रही है, और मैक्सिमम एज जा रही है लेट से 40, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि बाद में कहीं और किसी और कैंपस यहाँ पे स्टूडेंट आ जाते हैं और उसमें कोई 50 एज का भी बंदा आ गया, सही है। अब मैक्स उसको होना चाहिए था, लेकिन वो तो डेटा मेरे पास मौजूद ही नहीं है एक तरीके से, तो मैं उसको उस डेटा को किस तरीके से मॉडल को दे सकता हूँ, रियल वर्ल्ड के हिसाब से देखें ना। अभी तो हमने इसको टेस्ट को स्प्लिट कर लिया, आप बोलेंगे अभी तो डेटा मौजूद है, अभी तक तो बात सही है। लेकिन रियल वर्ल्ड में मशीन लर्निंग किस तरह काम करती है कि जो करंट डेटा मौजूद है आपने उसी पे सब कुछ परफॉर्म करवाना है, ट्रेनिंग करवानी है। तो हमने जो मॉडल बनाया होगा ना अपनी क्लास के हिसाब से, हमारा मॉडल सही होना चाहिए। मतलब वो जो वैल्यूज हमने उसको उस टाइम पर अवेलेबल थी उस टाइम पर उसको ट्रेनिंग करवा दी, सही है। अब क्या करेगा, उसका काम प्रिडिक्शन है। तो अब भले ही बहुत कम एज का स्टूडेंट आ जाए, ज़्यादा एज का स्टूडेंट आ जाए, उसको प्रिडिक्शन सही करके देनी चाहिए। ऑफ कोर्स 100% सही नहीं होगी, कुछ एरर्स मौजूद होंगे, लेकिन मॉडल ने अगर अच्छे से लर्निंग करी हमारे उस ट्रेनिंग डेटा के ऊपर, हम लोगों के ऊपर, तो क्या करेगा वो टेस्टिंग के दौरान उसका अगर बहुत छोटी एज देखने को मिले, बड़ी एज देखने को मिले, तो जब भी उसकी प्रिडिक्शन सही होनी चाहिए और सही होगी, जो कि मैथमेटिकल रिलेशन से लेकर आ रहा है, ठीक है। तो ये वजह है कि हम टेस्टिंग वाले डेटा पर फिट नहीं चला रहे, सिर्फ ट्रांसफॉर्म चला रहे हैं, सही है। तो एग्जीक्यूट करते हैं ज़रा इसको। अब इसने क्या किया, दोबारा से मेरे मिन और मैक्स कहाँ से उठा के ला रहा है, ये ट्रेनिंग वाले के हिसाब से मिनिमम मिन और मैक्स लेकर आ रहा है, और लेकिन अप्लाई कहाँ कर रहा है, ये टेस्टिंग वाले पे अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन हम इसको सही कंसीडर करेंगे, हम ये नहीं बोल सकते कि यार मिन और मैक्स यहाँ पर आ गया तो इसको एक काम करो टेस्टिंग पे फिट ट्रांसफॉर्म चला दो और ट्रेनिंग पे चला दो, नहीं, जो रूल है वो रूल सेम रहेगा। सही बात क्लियर हो रही है। तो मैं इसको उठा के वापसी से इसी में सेव कर देता हूँ, इक्वल्स टू करता हूँ, और यहाँ पे इसको हम वापसी से असाइन करवा देंगे, ठीक। और अब हम जाके क्या करेंगे, हमने अपने एक्स ट्रेन को भी स्केल कर लिया है और एक्स टेस्ट को भी स्केल कर लिया है। अब सिंपल सी लाइन क्या रह गई है हमारे पास, हम मॉडल को डेटा देंगे और इस एक्स ट्रेन के अंदर क्या मौजूद है, हमारा स्केल वाला डेटा मौजूद है। वाई ट्रेन दिया, यहाँ मॉडल की लर्निंग कंप्लीट हो गई दोबारा से,
ठीक है। और फिर प्रिडिक्शन निकलवाएंगे हम एक्स टेस्ट के बिहाफ पे। तो हमें यहाँ पे फिर आगे का जो प्रोसेस वो हमारा सेम रहेगा, वाई प्रिडिक्ट में इसको दोबारा से सेव कर देंगे और फिर जाके हम क्या करेंगे R2 स्कोर, मीन एब्सोल्यूट एरर और बाकी के एरर्स हम निकाल के देख रहे होंगे कि इस नॉर्मलाइजेशन से, स्केलिंग से मेरे मॉडल की लर्निंग पे कोई इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा। समझ रहे बात को? तो अगर कोई बहुत बड़ी वैल्यू हमारे डेटा में मौजूद हुई तो लाजमी सी बात है कुछ % इफेक्ट पड़ेगा और वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, अभी जैसे नॉर्मल वैल्यू से तो हो सकता है इतना कोई इफेक्ट ना पड़ा हो। ठीक, तो खैर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर एक नॉर्मलाइजेशन का पूरा हम कोड लिखेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। सही है, इसको यहीं एंड करेंगे।